दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी उस कड़ी में ये अगला वीडियो है और इस वीडियो लेक्चर में हम जो जैव विविधता थी उसी के बारे में आगे जानने का प्रयास करेंगे, उसका और गहराई से अध्ययन करेंगे। पिछली बार हमने जो बात समाप्त की थी उसमें अंतिम बार हमने गौर को देखा था। गौर यानी जिसे कि इंडियन बाइसन कहा जाता है, हालांकि ये बाइसन से भिन्न होता है। बाइसन जो है वो भैंस का वंशज होता है, मतलब भैंसों जैसा दिखता है। और यह जो गौर है यह गो जातीय पशु होता है, मतलब ये गाय या ज़्यादातर सांडों जैसा दिखता है। जो गाय में नर होते हैं सांड उनके जैसा दिखता है। तो ये गौर काफ़ी ज़्यादा शिकार के रेंज में आ रहा था और आसानी से सुभेद्य था। इसके लिए जो प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किया गया था वो था वीयू। वीयू का मतलब है कि ये आसानी से सुभेद्य है। जो गौर है उसके बारे में ये चर्चा की जा रही है। इसे इंडियन बाइसन कहते हैं, लेकिन ये बाइसन है नहीं। और हमने देखा कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो एशिया के सदाबहार वन है, इसके अलावा पर्णपाती और जो सवाना वन है वहाँ भी इसकी उपस्थिति पाई जाती है। और ये शाकाहारी है तो घास चरेगा। इसका मतलब ये है कि घास के जहाँ प्रचुर मैदान होंगे वहाँ पर ये पाया जाएगा। और हमने यह भी देखा कि इसकी जो आवाज़ है वो बड़ी मधुर होती है। अब यह जो गौर है ये मुख्यतः हरी घास और पत्तियों को अपना भोजन बनाता है और सींग के लिए इनका शिकार ज़्यादातर किया जाता है। इनकी जो सींग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, आगे हम इसका चित्र भी देखेंगे। तो उस बड़ी सी सींग और खूबसूरत जो इसकी खाल होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका शिकार करते हैं। और चूंकि इसका शरीर काफ़ी हट्टा कट्टा होता है तो मांस की अधिकता होती है, तो मांस के लिए भी शिकार करते हैं। ये कुछ बातें हैं। तो हम आगे चलें इससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इन्हें लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, पूरा मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर है, 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए। इसके अलावा जो फ्री स्टडी मटेरियल की बात है तो उसके लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो टेलीग्राम का चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हालांकि वहाँ उतना स्टडी मटेरियल तो नहीं मिलता जितना कि यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में स्टडी मटेरियल वहाँ शेयर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात उस चैनल की ये है कि जितनी भी आवश्यक सूचनाएँ होती हैं चैनल से जुड़ी हुई या आयोग से जुड़ी हुई, मतलब परीक्षाओं से संबंधित, वो आप तक समय से पहुँचेगी। तो अपडेटेड रहने के लिए उस चैनल को अवश्य ही ज्वाइन करिए। और YouTube सबसे अच्छा माध्यम है, एक बढ़िया जरिया है। यहाँ पर आप जो वीडियोस देखते हैं वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हमेशा हैं और पीछे के समय में भी थे और भविष्य में भी रहेंगे, ये गारंटी है हमारी। तो इन वीडियोस को आप देखिए, बार बार सुनिए और इससे नोट्स बनाइए। देखना और सुनना ये दो चीज़ें होती हैं और इसके बाद उसको लिख लेना, ये जो तीसरी कला होती है, इसके बाद वो चीज़ आपके दिमाग से निकल ही नहीं सकती। आपने देखा सुना ध्यान से और उसके बाद उसको उतार लिया, नोट कर लिया किसी कागज़ पर, तो वो नोट्स बन गया। अब वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाता है। बस आपको एक बार दोहराना बाकी रहता है। एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो वो एकदम से स्थायी हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं आपको। तो इसलिए नोट्स बनाना महत्वपूर्ण होता है। तो यूट्यूब के वीडियोज़ से आप नोट्स बनाइए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, उसके अलावा शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुँचेगा और दूसरों के लिए भी लाभकारी होगा। तो ये कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। दोस्तों ये है गौर, जो चित्र में स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये है गौर। और देखिए इसके सींग कितने शानदार हैं, कितने बेहतरीन हैं। और इन्हीं सींगों की वजह से इसका शिकार होता है, इन्हीं सींगों के लालच में इसका शिकार किया जाता है। और ये काफ़ी हट्टे कट्टे शरीर का है और इस वजह से मांस के लिए भी इसका शिकार होता है, चमड़ी और खाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यह ज़्यादातर हरी घास और पत्तियों पर आश्रित होता है। इसी के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। इसका चित्र यहाँ पर उपलब्ध था इसलिए दिखा दिया। तो इसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं, हालांकि बाइसन से इसकी जो कद काया है वो मिलती जुलती नहीं है। आपने इसे बाहुबली फिल्म में देखा होगा। बाहुबली का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भल्लाल देव एक गौर के साथ युद्ध करता है। वो जो युद्ध में दिखाया जाने वाला जानवर था वो असल में एक सांड नहीं था बल्कि एक गौर था, जिसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए बनाया गया था। मतलब आप जानते हैं VFX, जो VFX की टेक्नोलॉजी है उससे उसे डेवलप किया गया था। तो वहाँ जो दिखाया गया पशु था वो असल में गौर था, गौर का ही एक वंशज था। तो गौर दिखता ऐसा है, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और बड़ा होता है, लेकिन बहुत सीधा होता है। इसका जो स्वभाव है वो काफ़ी सीधा होता है। ये आसानी से किसी पर हमला नहीं करता और इसकी आवाज़ सीटियों जैसी होती है, मतलब लगता है कि कोई सीटी बजा रहा है।
जैसे गाय रंभाती है तो वैसे रंभाने वाली आवाज़ इसकी नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। गौर के बाद जो अगला नंबर है अगले पशु को, उसको देख लेते हैं। 5वें नंबर पर आता है 4 सींग वाला मृग, यानी 4 सींग वाला हिरन, जिसे कि हम कहते हैं चौसिंघा। चौसिंघा क्यों? क्योंकि इसके पास 4 सींग होते हैं और यह जीवित रहने के लिए नियमित रूप से पानी पीता है। मतलब इसे पानी पीना हमेशा जरूरी होता है ताकि यह जीवित रह सके, अर्थात इसकी जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि यह ऐसे स्थानों पर पाया जाएगा जहाँ पानी हमेशा उपलब्ध रहे, पानी की उपलब्धता हमेशा बनी रहे, ऐसी जगहों पर यह पाया जाएगा। और यह है चौसिंघा। आइए इसके भी दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों ये है चौसिंघा, चित्र में आपको दिख रहा है। इसे और जूम कर लीजिए और देखिए इसके सिर पर कितने सींग हैं, गिनकर बताइए। 1 2 3 4, 4 सींग है और इसीलिए इसको कहते हैं चौसिंघा। और इसे पानी की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। बिना पानी पिए मतलब काफ़ी समय तक ये जिंदा नहीं रह सकता, पानी की इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। और इसके आसपास का क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, जिनमें ये खड़ा हुआ है, जिस मैदान में, उस मैदान को ध्यान से देखिए। ये घास से ढका हुआ है, कितनी ऊंची ऊंची घास है। तो इस प्रकार के ऊंचे घास के मैदानों में ये रहता है और इसे कहते हैं चौसिंघा। और इसे जीवित रहने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका जो चेहरा मोहरा है वो ऐसा दिखाई देता है। मतलब कुल मिलाकर यह हिरन जैसा ही है, लेकिन इसके सिर पर जो सींग है वो उसे थोड़ा सा अलग बनाते हैं। और इसका भी बड़े पैमाने पर खाल और सींग के लिए शिकार होता है। मांस के लिए भी कुछ लोग, जो स्थानीय जनजातियाँ होती हैं, वो इस्तेमाल करती हैं इसका। तो यह भी सुभेद्य प्रजाति में आता है, मतलब सुभेद्य जीवों की श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और कि भारत और नेपाल के खुले जंगलों में ये मिलता है। मतलब इसकी जो अवस्थिति है वो भारत और नेपाल दोनों में जो खुले जंगल हैं, खुले जंगल का मतलब है घास के मैदान उसमें होने जरूरी है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और भारत में गंगा के दक्षिण से तमिलनाडु तक इनका फैलाव होता है, मतलब ये फैले होते हैं। ओडिशा और गिर राष्ट्रीय उद्यान में भी इनकी उपस्थिति देखी जाती है। मतलब ये ओडिशा में भी दिखते हैं और गुजरात में जो गिर अभयारण्य है, जहाँ पर एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है, वहाँ भी ये मिलते हैं। और ये सुभेद्य जानवरों की श्रेणी में आते हैं, सुभेद्य जीवों की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। और इनका विलोपन क्यों हो रहा है, मतलब इनकी संख्या क्यों घट रही है, तो उसके पीछे जो मुख्य कारण है उसको जान लीजिए। कृषि भूमि के विस्तार के कारण जो खेती की जमीन है वो फैलती जा रही है, इस वजह से इनका जो आवास है वो उजड़ रहा है। और किसी भी जीव प्रजाति का जब आवास उजड़ता है तब उसके अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट आने लगता है और वो नष्ट होने लगती है। तो इनका जो घास के मैदान का और कुछ वृक्षों के दायरे वाला आवास था वो नष्ट होने लगा। इसके अलावा इनका शिकार भी होता है, शिकार होने के कारण भी ये कम हो रहे हैं। तो शिकार इनके सींगों के लिए होता है जो कि बड़े ही शानदार होते हैं, और खाल और मांस के लिए होता है। ये बातें थी। अब चलते हैं अगले पशु की ओर। 6वें नंबर पर है तकिन। इसकी जो अवस्थिति है यह हिमालयी पर्वत का क्षेत्र, मतलब हिमालय का जो पर्वतीय इलाका है उसमें, और इसके अलावा पश्चिमी चीन में फैला हुआ है। मतलब इसका जो फैलाव है आबादी का वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? तो हिमालय पर्वत और पश्चिमी चीन में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर। तकिन को देख लिया। अब इसके बाद जरा मार्टन को देख लीजिए। यह नीलगिरी मार्टन है और पश्चिमी घाट का यह स्थानिक है, पश्चिमी घाट का ये मूल निवासी है। भारत में जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहाँ पे ये स्थायी तौर पर पाया जाता है। नीचे वाला एरिया और इधर वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, यहाँ पर ये स्थानिक रूप में, प्रजाति के रूप में पाया जाता है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मानव की अशांति या मानव द्वारा फैलाई गई अशांति नहीं होती है वहाँ पर ये रहते हैं। मतलब शोरगुल से दूर रहते हैं। ये ज़्यादा शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए सघन वनों में पाए जाते हैं। और ये मांसाहारी होते हैं, ये शाकाहारी नहीं होते। इससे पहले हमने 2 शाकाहारी पशुओं के बारे में देखा है, और यह जो है मार्टन, यह मांसाहारी है। अब इसके बाद मार्टन की केवल इस प्रजाति को विलुप्त होने के लिए कमजोर माना जा रहा है। मतलब ये VU वाली कैटेगरी में आती है, ऐसी श्रेणी में इसे रखा गया है। यह दक्षिण भारत में पाई जाने वाली अकेली मार्टन की प्रजाति है। मतलब मार्टन की कई प्रजातियां होती हैं, उसमें से नीलगिरी मार्टन जो है ये दक्षिण भारत में एकमात्र मार्टन की प्रजाति के रूप में देखा जाता है। ये चीज़ें थी। मार्टन को हमने देखा, जरा इसकी शक्ल देख लीजिए, ये दिखता कैसा है। ये देखिए दोस्तों, ये है मार्टन, नीलगिरी मार्टन, ये रहा आपके सामने। और ये एक मांसाहारी जानवर है। ये मांस भक्षी है, शिकार करके खाता है और घने जंगलों में रहना पसंद करता है। इसे ज़्यादा जो शोरगुल वाले इलाके हैं वो पसंद नहीं है। ये शांत क्षेत्र में रहना पसंद करता है और इसीलिए घने जंगल इसको ज़्यादा पसंद आते हैं। और यह पेड़ों पर घूमता है। इसकी आकृति कुछ कुछ बिल्ली नुमा होती है और कुछ कुछ गिलहरी जैसी शक्ल आप देख रहे हैं। तो इस मार्टन को आपने देख लिया, ये है। अब आगे चलते हैं।
8वें नंबर पर आता है लाल पांडा। तो लाल पांडा ये हिमालय के शीतोष्ण वनों के लिए स्थानिक है। हिमालय के जो शीतोष्ण वन है वहाँ पे ये स्थानीय रूप से पाया जाता है और आहार के नाम पर ये सब कुछ खा लेता है, मतलब सर्वभक्षी होता है। लेकिन मुख्य रूप से पांडा जो है वो क्या खाते हैं? बांस की पत्तियां और उसकी जो कोमल टहनियां होती हैं उसका सेवन करते हैं। तो वैसे ही लाल पांडा भी जो है वो इन्हीं टहनियों और पत्तियों का सेवन करता है। वैसे ये कुछ भी खा सकता है, ये सर्वाहारी होता है। और जो सामान्य पांडा हम लोग देखते हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट होता है, तो उतना बड़ा ये नहीं होता, उतने बड़े साइज का नहीं होता, इसका आकार उसकी तुलना में छोटा होता है। और इसका जो पर्यावास है और वितरण है वो सिक्किम, असम और उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मतलब हिमालय का जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है वहाँ पे मिलता है, उसके अलावा सिक्किम में मिलता है। ये था लाल पांडा। इसके बाद जो अगला पशु है वो है मार्बेल्ड बिल्ली। मार्बेल्ड बिल्ली ये बिल्ली की ही एक प्रजाति है। बिल्ली आपने देखी होगी, तो उसी में एक नस्ल है। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो यहाँ उपलब्ध है, इसको देख लीजिए, जो कि है पार्डोफेलिस मर्मोराटा। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है पार्डोफेलिस मर्मोराटा और वैसे हम इसे कहते हैं मार्बेल्ड बिल्ली। इसका निवास और वितरण कहाँ पर है? तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है और उसके बाद नेपाल, मतलब उत्तर भारत और नेपाल से ये संबंध रखती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया से बोर्नियो और सुमात्रा तक इसका प्रसार पाया जाता है, मतलब इसकी आबादी फैली हुई है। तो इन क्षेत्रों में ये फैली है, मतलब इसकी जनसंख्या। और भारत में अगर देखा जाए, भारत के ही संदर्भ में अगर देखें तो सिक्किम में पाई जाती है, दार्जिलिंग में पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय जो नम वन होते हैं, आर्द्रता युक्त वन होते हैं, आर्द्र वन होते हैं, वहां पर ये मिलती है। मतलब सघन जो वन्य क्षेत्र होता है वहां ये पाई जाती है और इसका नाम है मार्बेल्ड बिल्ली। वैसे तो ये पूरे विश्व में कई स्थानों पर मिलती है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर देखें तो सिक्किम, दार्जिलिंग और जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वहां पर ये मिलती है। इसके बाद अगले नंबर पर देखते हैं बारहसिंघा को, जिसे कि दलदली हिरन भी कहते हैं। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है रिकर्वस डेवुसेली। यहां पर आप इसे देख सकते हैं, बारहसिंघा या दलदली हिरन। और इसका जो पर्यावास या वितरण है वो उत्तरी और मध्य भारत, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी नेपाल में अलग थलग पड़े इलाकों में होता है। मतलब जो सुनसान इलाके होते हैं वहां ये पाया जाता है। तो ये नेपाल में भी मिलता है और भारत में भी मिलता है। कहाँ पर? तो दक्षिण पश्चिमी नेपाल और उत्तरी और मध्य भारत, यहाँ पर इसकी अवस्थिति पाई जाती है। इसके बाद भारतीय भेड़िया यानी इंडियन वुल्फ। तो इसका पर्यावास और वितरण हिमालय के दक्षिण में है। ये जो भेड़िया है यह हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है और वैसे भी ये संपूर्ण भारत में जो घने जंगल और माद वाले इलाके हैं वहाँ मिलता है। ये हिमालयन भेड़िया की बात हो रही है। जो भारतीय भेड़िया होता है, जो मैदानी इलाके वाला होता है, वह तो नदी के जो खो होते हैं, मतलब नदी की तराई के नदी के बेसिन के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, रेत के टीले, उनमें घर बनाकर रहता है। या जो बीहड़ होते हैं वहाँ भी इसका आवास होता है। इसे माद बनानी होती है और माद बना के ये वहाँ पर प्रजनन करता है। तो इस प्रकार के भेड़ियों की संख्या अब कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये मैदानी इलाकों में भी मिलते हैं। यहाँ पर जिस भेड़िए की बात हो रही है वो हिमालयी क्षेत्र का है, तो इसकी अवस्थिति है हिमालय के दक्षिण में। इसके बाद उदबिलाव है। उदबिलाव के बारे में देख लीजिए। तो पूर्वी छोटे पंजे वाले उदबिलाव की भी कई प्रजातियां होती हैं। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, इसे ओटर कहते हैं। उदबिलाव को इंग्लिश में ओटर कहते हैं। और यह जो ओटर होते हैं ये बड़े ही नाटकीय होते हैं, नौटंकीबाज होते हैं। मतलब बिल्कुल जैसे आपको लगेगा कि आपने कुत्ता पाल लिया है, वैसा बर्ताव आपके साथ करते हैं। कुत्ते जैसा बर्ताव करते हैं और दिखते हैं बिल्ली जैसे। और बिल्ली और कुत्ते के बीच की ब्रीड होते हैं, मतलब बिल्ली जैसे भी नहीं दिखते। आपने नेवला देखा है तो नेवले से थोड़े से बड़े होते हैं और काफ़ी खिलवाड़ी होते हैं। ये मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। इनका जो मुख्य आहार है वो मछली होती है। ये मांसाहारी होते हैं, वैसे कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मछली खाते हैं। तो ये छोटे पंजे वाले उदबिलाव हैं और बड़े बड़े उदबिलाव भी पाए जाते हैं। इनका जो साइज़ है ये काफ़ी छोटा होता है और ये काफ़ी जो मस्तमौले पशु कहे जाते हैं उनमें आते हैं। ये छोटे पंजे वाले हैं और एशियाई है, मतलब एशियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है उसको भी देख लीजिए। इन्हें कहते हैं एनॉक्सी सिनेरिया। ये जो जंतु वैज्ञानिक नाम है एनॉक्स सिनेरिया कहा जाता है, एनॉक्सी नहीं है। एनॉक्स सिनेरिया के नाम से इन्हें जंतु वैज्ञानिक तौर पर पहचानते हैं। और वैसे इन्हें कहा जाता है एशियाई उदबिलाव, जो कि छोटी आकृति के हैं, जिनके पंजे छोटे छोटे होते हैं। और अर्धजलीय स्तनधारियों की 13 जीवित प्रजातियों में से, मतलब जो अर्धजलीय स्तनधारी हैं, आधा पानी में रहते हैं और आधा जमीन पर रहते हैं, उभयचर जैसा बर्ताव करते हैं, उनकी 13 जीवित प्रजातियों में से कोई भी जो मछली, शंख या अन्य अकशेरुकी उभयचर अथवा पक्षी
या छोटे स्तनधारी प्राणियों को मारकर खाकर जीवित रहती है, उसमें यह भी गिने जाते हैं। जो अर्धजलीय स्तनधारी जीवों की प्रजातियां हैं उसी में यह भी आते हैं। और अभी तक कुल 13 प्रजातियां जीवित हैं। यह दुनिया की सबसे छोटी उदबिलाव की प्रजाति है और यह मैंग्रोव के दलदलों और मीठे पानी वाली आर्द्र भूमि में रहता है। मतलब इसका जो ठिकाना है वो डेल्टाई क्षेत्र या एस्टुरियन क्षेत्रों में होता है। जो ज्वार नदमुख होते हैं वहाँ भी ये पाए जाते हैं और मैंग्रोव के जंगलों में भी ये बहुत खुशी से रहते हैं। वहाँ पर इनके रहने लायक अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, पानी भी होता है और ज़मीन भी होती है। इसके बाद जो अगला पशु है वो है तेंदुआ। और ये तेंदुआ कैसा है? यह क्लाउडेड तेंदुआ है। क्लाउडेड तेंदुआ इस नाम से इसे जानते हैं और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है उसको भी देख लीजिए, नियोफेलिस नेबुलोसा। नियोफेलिस नेबुलोसा। और इसका आवास या वितरण आप अगर देखेंगे भौगोलिक स्थिति के तौर पर तो चीन में मुख्य भूमि क्षेत्र जो है वहाँ पर, इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से हिमालय की तलहटी मतलब हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। ये उत्तर पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा इन क्षेत्रों में भी मिलते हैं। भारत के संदर्भ में अगर सिर्फ देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? उत्तर पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र, उसके अलावा सिक्किम वाला इलाका, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, मतलब पूरा जो पूर्वोत्तर का और पूर्वी छोर है भारत का, वहाँ पर इनकी अवस्थिति पाई जाती है। इसके अलावा चीन में भी मिलते हैं। 14वें नंबर पर हम देख रहे हैं एशियाई काले भालू को। एशियाई काला भालू या चंद्रमा भालू इसे कहा जाता है या सफेद छाती वाला भालू भी कहा जाता है। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है उर्सस थिबेटेनस। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है उर्सस थिबेटेनस और वैसे इसका नाम है एशियाई काला भालू। तो भालू की यह मध्यम आकार की प्रजाति है, मतलब एक मीडियम साइज का होता है, ना तो बहुत बड़ा होता है ना ही बहुत छोटा होता है। और यह काफ़ी हद तक वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होती है। भालू जो है वो पेड़ पर बहुत आराम से चढ़ सकते हैं। पेड़ पर चढ़कर ये जो शहद वाली मक्खी होती है मतलब मधुमक्खी, उसके छत्तों को उतार कर शहद निकाल कर चूस जाते हैं, पी जाते हैं। आपने जंगल बुक फिल्म देखी है? उसमें बल्लू नाम का जो भालू रहता है वो मोगली को चढ़ाता है ऊपर मधुमक्खी का छत्ता उतारने के लिए। क्यों? क्योंकि भालुओं को शहद बहुत अच्छा लगता है। तो और इनके पास एक प्लस पॉइंट होता है, इनके बाल ढेर सारे रोए होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं और उन घने बालों में मधुमक्खियाँ बेचारी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ये कंबल की तरह उनकी सुरक्षा करते हैं। तो मधुमक्खियाँ काट पाती नहीं है और ये छत्ता उतार कर शहद निचोड़ लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा शहद के शौकीन होते हैं। वैसे खाते हर चीज़ हैं। ये दीमक भी बहुत मन से खाते हैं, जो लकड़ियों की दीमक होती है उसको भी खाते हैं। तो ये मध्यम आकार के भालू हैं और वृक्ष पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, ये बात है। और पर्यावास और वितरण को अगर आप देखिएगा तो हिमालय, कोरिया, उत्तर पूर्वी चीन, रूसी दूर पूर्व का मतलब जो रूस का दूर दराज का पूर्वी इलाका है वहाँ पर, इसके अलावा जापान में होन्शु और शिकोशु, ये होन्शु और शिकोकू द्वीप हैं जापान के, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। मतलब इसके अधिकांश हिस्सों में जहाँ पर वृक्ष होंगे, ऐसा नहीं कि जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ मिलेंगे। मतलब जिन क्षेत्रों का नाम आपने देखा जैसे कि हिमालय का क्षेत्र है, कोरिया का इलाका है, उत्तर पूर्वी चीन है और रूस का पूर्वी क्षेत्र है या पूर्वी छोर है। इसके बाद जापान के 2 द्वीपों का नाम आपने देख लिया, एक तो होन्शु है और दूसरा शिकोकू है। यहाँ पर ये पाए जाते हैं और ये वृक्ष पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसके बाद अगले पशु की ओर चलते हैं। तो अगले पशुओं में अब वैरायटी यहाँ पर जो है वो है शाकाहारी समुद्री स्तनधारियों की। शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण हमें देखना है। यहाँ आप देख लीजिए, इसमें पहला जो है वो है ड्यूगांग, जिसे कि समुद्री गाय भी कहा जाता है। और यह जो है ये सुभेद्य की कंडीशन में आती है, मतलब यह भी क्या है, VU है। इसकी भी जो कैटेगरी है वो VU यानी सुभेद्य वाली है। इसे समुद्री गाय कहा जाता है, ये स्तनधारी है और इसकी जो स्थिति है वो सुभेद्य है। अच्छा, जो शाकाहारी समुद्री स्तनधारी होते हैं इनमें डुगांग और मैनेटस, यही 2 शामिल हैं। जो 2 प्रजातियों का नाम यहाँ दिया है तो एक तो डुगांग है जिसके बारे में आपने देखा और दूसरी मैनेटस है। ये दलदलों, नदियों, नदमुख मतलब क्या, एस्टुरी, और इसके अलावा समुद्री आर्द्रभूमि और तटीय समुद्री जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा गहरे समुद्र में ये नहीं मिलते हैं और यह बड़े पैमाने पर शिकार के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। इनका बड़े पैमाने पर शिकार होता है मांस के लिए और इसलिए ये बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इसमें मैनेटस। तो इसका आवास और वितरण अगर हम देखें तो कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, अमेजन बेसिन, पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्र यहाँ पर है। मतलब ये कैरेबियन सागर में फैले हुए हैं, मैक्सिको की खाड़ी में है, अमेजन बेसिन में है और पश्चिमी अफ्रीका में है।
यहाँ इनका वितरण है और इनको खतरा किस चीज़ से है? तो खतरा है तटीय विकास से। तट पर जब खनन संबंधी क्रियाएं होंगी या विकास कार्य होंगे, निर्माण कार्य होने लगेगा, तो इनका जो आवास है वो उजड़ जाएगा और आवास नष्ट हो जाएगा तो इनके भी नष्ट होने का नंबर आ जाएगा। इसके अलावा लाल ज्वार की जो आपने घटना देखी थी, एल्गल ब्लूम की घटना, उससे भी इन्हें नुकसान पहुंचता है, जहाँ पर एल्गियों का बहुत तेजी से विस्तार होने लगता है और वो जो जल होता है उसकी ऊपरी सतह को ढक लेती है। ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है तो पानी में जो गुणवत्ता है वो तेजी से कम होने लगती है। तो उस तरह की घटना से इन्हें नुकसान पहुंचता है और शिकार एक बड़े पैमाने पर जो हो रहा है वो तो नुकसान कर ही रहा है। ये कुछ चीज़ें हमने देखी थी। अब इसके बाद यहाँ पर जो समुद्री स्तनधारी है इनको छोड़ देते हैं और चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ अपवाद को, मतलब कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? तो पहले देख लीजिए अंडा देने वाले स्तनधारी। आमतौर पर हम जानते हैं कि जो जीव सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, या अपरिपक्व जैसे कंगारू होता है तो अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देते हैं, लेकिन डायरेक्ट बच्चे को जन्म दें तो वो स्तनधारी हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंडा देने वाले स्तनधारियों की बात हो रही है, तो देख लेते हैं ये कैसे होते हैं। स्तनपायी के उपप्रभाग मोनोट्रीम की अनूठी विशेषता यह है कि मोनोट्रीम अपने बच्चे को जन्म देने की बजाय अंडे देते हैं। यहाँ पर स्तनधारी का ये एक क्षेत्र है और मतलब इसका उपप्रभाग है, एक उपभाग कह सकते हैं। इसका नाम है मोनोट्रीम और यह अपने बच्चे को जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं। यह वैसे क्या है? स्तनधारी है। और केवल 5 जीवित मोनोट्रीम अंडे देने वाली प्रजातियां वर्तमान में है। ये जो मोनोट्रीम होते हैं, मतलब मोनोट्रीम एक वर्ग है, इसमें 5 ही प्रजातियां वर्तमान में जीवित हैं। पहले और भी प्रजातियां थी लेकिन वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। अभी ये दुर्लभ जीव है तो ये बहुत कम मात्रा में ही पाया जाता है और इसकी सिर्फ 5 प्रजातियां बची हैं। कौन कौन सी हैं? तो देख लीजिए, बत्तख के मुंह वाला प्लेटिपस, इसके अलावा कांटेदार चींटीखोर, इसकी 4 प्रजातियां होती हैं। चींटियां खाता है, चींटियों के बिल में हाथ डालेगा और हाथ में जब चींटियां, मतलब जो बाबी होती है चींटियों की, जहाँ इनकी कॉलोनी होती है, उसके अंदर ये हाथ डालता है और चींटियों को ऐसे निकाल कर खा लेता है। और चींटियां इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसे एकिडना भी कहा जाता है। यही जो चींटीखोर होता है इसको एकिडना भी कहते हैं। और ये सभी केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। यह जो प्रजातियां हैं ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में विस्तृत है। तो हम देख रहे थे अंडे देने वाले स्तनधारियों को, तो यहाँ बत्तख के मुंह वाला प्लेटिपस और इसके अलावा कांटेदार चींटीखोर की 4 प्रजातियों को हम देखते हैं। तो 4 ये प्रजातियां हुई और एक ये हुआ, कुल मिलाकर कितने हुए? 5 हुए। तो ये सब है क्या? मोनोट्रीम। इन सबको हम मोनोट्रीम के तौर पर देखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं और देख लीजिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से। तो एकिडना को देख लीजिए, जो कि कटीले होते हैं और चींटी खाने वाले जानवर के रूप में पहचाने जाते हैं। इनका जो आवास या वितरण है, जैसा कि हमने पीछे देखा, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी वाले क्षेत्र में है। और एकिडना अंडे को मादा के पेट पर एक थैली में रखा जाता है। मतलब इसमें एकिडना वाले जीव की प्रणाली में जो अंडे होते हैं वो मादा के पेट के ऊपर एक थैली में रहते हैं और तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि अंडे से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। और फिर बच्चे जो हैं वो स्तन ग्रंथि को ढूंढकर उससे पोषण ले लेते हैं। यह जो एकिडना नाम का जीव होता है यह अपने अंडों को अपनी धानी में यानी अपनी थैली में रखता है। इसी तरह की जो संरचना है आपने कंगारू में भी देखी होगी। तो कंगारू अंडे नहीं देता, उसका शिशु जो होता है वो बहुत ही अपरिपक्व और छोटा सा होता है जब वो जन्म लेता है। तो उसे जो बाहर का वातावरण है उसमें रहने योग्य बनाने के लिए कंगारू उसे आगे की थैली में डालकर घूमता है। उसके आगे पेट पर एक थैली होती है, उसमें वह अपने शिशु को पहुंचा देता है। और पहुंचाता नहीं है, शिशु अपने आप रेंग कर अभ्यासवश वहां पहुंच जाता है। ये सब प्रकृति की संरचना है, अपने आप में अनोखी है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। जैसे आदमी का बच्चा जो होता है जब वो अपनी माँ का दूध पीता है तो क्या उसकी मम्मी को उसे ट्रेनिंग करानी पड़ती है कि दूध कैसे पिया जाता है? वो अपने आप एक स्वाभाविक क्रिया है। बच्चा अपने आप ही समझ जाता है कि कैसे उसे दूध बाहर निकालना है, मुंह से कैसे उसे निकालने की कोशिश करनी है, वो अपने आप जान जाता है। और आदमी ही नहीं, हर पशु का यही हाल होता है। तो ये चीज़ें प्रकृति खुद ही सिखा देती है, इनकी कोई खास ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये बच्चे जो है जब अंडे से बाहर आते हैं तो ये स्तन ग्रंथियों को खुद ही ढूंढ लेते हैं और दूध पीने के लिए वहाँ लग जाते हैं। ये है। और कभी कभी क्या होता है, यही जो एकिडना होता है ये अपने बच्चों को पीठ पर बैठाकर घूमता है। जो बच्चे इसके होते हैं उन्हें पीठ पर बैठाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ की सैर करता है। ये बातें। इसके बाद प्लेटिपस को आप देख लीजिए। तो प्लेटिपस ये एक अर्धजलीय स्तनपायी है। अर्धजलीय है मतलब पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है।
इसका जो आवास और वितरण है वो तस्मानिया सहित पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के लिए है, मतलब तस्मानिया वाला क्षेत्र और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का ये मूल निवासी है। स्थानिक का मतलब क्या, मूल निवासी। और प्लेटिपस में मादा नदी के किनारे एक बिल में अंडे देती है। ये जो प्लेटिपस होते हैं ये जीव, इसमें जो मादा होती हैं वह अंडे कहाँ देती हैं, नदी के किनारे जो बालू वाला इलाका होता है उसमें बिल खोदकर अंडे देती हैं। और ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर झाड़ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मतलब वो बिल दिखाई नहीं देता, ढका हुआ होता है। और नर प्लेटिपस काफ़ी जहरीला होता है। ये जो प्लेटिपस होता है ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। उसमें नर की बात की जा रही है, मादा में ये जहर नहीं होता। यह छोटे कुत्ते तक को मार सकता है, मतलब इसके अंदर इतना जहर होता है कि छोटे मोटे जीवों को ये ऐसे ही मार सकता है अपने जहर से। और मनुष्यों में जो कष्टदायी दर्द हो सकता है वो इसके द्वारा हो सकता है, मतलब ये डंक जैसा मारता है, जैसे बिच्छू का डंक होता है उसी तरीके से इसके भी अंदर काफ़ी जहर होता है। ये काट ले या इसके संपर्क में आ जाए तो काफ़ी दर्द महसूस होता है। ये बातें हमने देखी, हमने प्लेटिपस को देखा और एकिडना को देखा। एकिडना के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की। है चींटी खोर होता है, जैसा कि आपने सुना, ये बिल में हाथ डालकर चींटियाँ निकालता है और ऐसे खा लेता है। ये काम भालू भी करता है। भालू चींटियाँ नहीं खाता, भालू दीमक खाता है। इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं। हर पशु की अपनी एक विशेषता है। इसके बाद धानी प्राणी को देख लीजिए। धानी प्राणी का मतलब वही, आगे थैली बनी होती है उसमें वो बच्चों को लेकर घूमते हैं। कंगारू बड़ा मज़ेदार लगता है देखने में, तो बिल्कुल वैसे ही कंगारू के भी जो बच्चे होते हैं जब जन्म लेते हैं तो वो जन्म लेने के बाद कुछ समय के बाद अपने आप ही रेंगते हुए, माँ के शरीर पर रेंगते हुए उस थैली में अंदर चले जाते हैं। उन्हें बताना नहीं पड़ता। और अंदर दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, स्तन ग्रंथियाँ, उससे वो दूध का सेवन करते हैं और बड़े होते हैं। जब एकदम परिपक्व हो जाते हैं तो बाहर आ जाते हैं, मतलब बाहर रहने योग्य हो जाते हैं तो निकल आते हैं। ये चीज़ें आपने कार्टून फिल्मों में बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो धानी प्राणी हैं इनके बारे में, स्तनधारियों का एक समूह जिसके पास अपने नवजात बच्चे को रखने के लिए थैली होती है। धानी का मतलब क्या, थैली। जैसे कि दीवारबाई और कंगारू, यहाँ पर दो पशुओं के नाम दिया है, दीवारबाई है और कंगारू है। इनमें गर्भनाल पाई जाती है। गर्भनाल वो नस होती है, मतलब वो नलिका होती है जिसके द्वारा जो गर्भस्थ शिशु होता है वो पोषण प्राप्त करता है। तो यह गर्भनाल से युक्त तो होते हैं लेकिन वह उतना इन्हें पोषण नहीं दे पाती। जैसे मानव शिशु होता है या जितने भी जो बच्चे देने वाले जानवर होते हैं तो उनमें प्लेसेंटा पाया जाता है और प्लेसेंटा से गर्भनाल जुड़ी हुई होती है और उसका एक सिरा शिशु में जुड़ा हुआ होता है, उसकी नाभि से। इस प्रकार से शिशु को पोषण मिलता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें होती हैं लेकिन यह बहुत अल्पकालिक होता है। जो इस प्रकार के धानी प्राणी होते हैं इनमें ये बहुत ही अल्पकालिक होता है, इसलिए शिशु को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और वो बाहर आता है तो अपरिपक्व अवस्था में रहता है, बहुत जल्दी जन्म लेते हैं और उसके बाद बाहर आकर ये विकसित होते हैं। मतलब आप कंगारू का बच्चा देखेंगे तो एक छोटे खरगोश के साइज़ का होगा, कहाँ बड़ा सा कंगारू और कहाँ छोटे से खरगोश के साइज़ का बच्चा। और धीरे धीरे वो जब थैली में जाकर दूध पीता है और वहाँ विकसित होता है तो उसका आकार बढ़ता है इसी प्रकार से। और इनकी गर्भ अवधि भी बहुत कम होती है। लंबी गर्भ अवधि वाले जो प्राणी होते हैं वो काफ़ी परिपक्व शिशुओं को जन्म देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपरा स्तनधारी सभी जीव। यहाँ पर अपरा के बारे में बात कही गई है। तो अपरा क्या है, वही प्लेसेंटा। तो यह सभी स्तनधारियों के अंदर मतलब होती है, जब प्रजनन काल होता है तो उसमें ये बनती है और इसी से जो गर्भस्थ शिशु है वो पोषण प्राप्त करता है। गर्भाशय की दीवार से जुड़े हुए एक विशेष अंग के तौर पर इसे देखा जाता है और उसके द्वारा गर्भनाल से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और स्तनधारी माँ के रक्त से विकासशील भ्रूण को ये पोषण देने का काम करती है, जो प्लेसेंटा होता है। और इसमें जो गर्भ अवधि होती है वो लंबी होती है। जो प्लेसेंटा के द्वारा पोषण प्राप्त करने वाले प्राणी होते हैं उनमें गर्भकाल लंबा होता है, मतलब उन्हें लंबे समय तक पोषण की आवश्यकता होती है, विकसित होने की ज़रूरत होती है। जैसे मनुष्य का बच्चा, तो उसमें एक प्लेसेंटा की गद्दी होती है और उससे गर्भनाल जुड़ी हुई होती है। उसका दूसरा सिरा मानव शिशु की नाभि से जुड़ा हुआ होता है और इस प्रकार से उसे पोषण मिलता है। तो इसमें 9 महीने का समय लगभग लगता है, 9 महीने से ज़्यादा का समय लगता है। ऐसे ही हर पशु का अपना एक गर्भकाल होता है। तो यहाँ पर जो इनका है, मतलब जो धानी प्राणी है, इनमें ये सब नहीं होता है, यह बहुत सीमित होता है, कम मात्रा में होता है और इसलिए इनका जो गर्भकाल है वो बहुत ही संक्षिप्त होता है। और जो शिशु है वो अल्प विकसित अवस्था में जन्म लेता है और बाद में आकर जो बाहर थैली होती है उसमें विकसित होता है। ये इनकी प्रक्रिया है, इसे हमने देखा। अब इसके बाद उड़न गिलहरी को देख लीजिए। ये नामदाफा में पाई जाती है। ये उड़ती नहीं है, पहली चीज़। जैसे गिलहरियाँ उछलती हैं वैसे ही यह भी उछलती है, लेकिन इसकी जो छलांग है वो काफ़ी लंबी होती है और इसलिए इसे उड़न गिलहरी कहा जाता है।
और गिलहरियाँ उड़ते समय और नीचे लैंड करते समय, मतलब उड़ेंगी तो किसी स्थान पर जाकर उतरेंगी, तो वहाँ लैंडिंग के समय अपनी पूंछ का इस्तेमाल पैराशूट की तरह करती हैं। जैसे पैराशूट की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर पैराशूट के स्थान पर ये पूंछ का इस्तेमाल करती है। ये सब प्रकृति की बनावट है। उड़न गिलहरी भी स्तनधारी होती है। यह भी बच्चों को जन्म देती है और ये उड़ती नहीं है, ये विशेष बात है। इसका नाम जरूर है लेकिन ये उड़ती नहीं है। और ये पतंग की तरह हवा के माध्यम से फिसलने वाले पेड़ों से ऊंची छलांग लगाती है। जैसे पतंग हवा में एक हिचकोले लेती है, वैसे ही ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगा के पहुंचते हैं और देखने में लगता है कि उड़ रहे हैं। ये देखा। अब इसके बाद अगले जीव को देखिए, जो कि है फायर कोरल या प्रवाल। कोरल मतलब क्या? प्रवाल। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है मिलपोरा बोस्टमाई। मिलपोरा बोस्टमाई। और वैसे हम क्या कहेंगे? फायर कोरल या फायर प्रवाल कहेंगे। कोरल की तुलना में यह जेलीफिश से, या जेलीफिश इसको कहते हैं, जो जेली मछली होती है, इसके अंदर जेली जैसी संरचना होती है, इससे इसका निकट संबंध होता है। मतलब मूंगे की तुलना में, प्रवाल की तुलना में यह जेलीफिश के ज़्यादा करीब लगता है, उसकी संरचना के हिसाब से दिखाई देता है। और पर्यावास की अगर हम बात करते हैं, यहाँ आप देख लीजिए, पर्यावास इसका अक्सर स्पष्ट जो अपतटीय क्षेत्र है वहाँ पर होता है। जो अपतटीय इलाके होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। वितरण की अगर बात करते हैं तो इंडोनेशिया, चिरिकी की खाड़ी, इंडोनेशिया चिरिकी की खाड़ी यहाँ आप देख लीजिए। और उसके अलावा पनामा प्रशांत का जो प्रांतीय क्षेत्र है वहाँ पर, संभवतः ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, पनामा, सिंगापुर और थाईलैंड से, मतलब यहाँ देखिए कुछ क्षेत्रों से ये विलुप्त हो चुका है। कहाँ कहाँ पाया जाता है सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो जहाँ पाया जा रहा है वो क्षेत्र है ये वाला, इंडोनेशिया, चिरिकी की खाड़ी और पनामा प्रशांत का जो प्रांतीय क्षेत्र है वहाँ पर, यहाँ पर ये पाया जा रहा है। लेकिन जो बाकी हिस्से हैं, जैसे कि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया है, भारत है अपने देश में भी, इसके अलावा इंडोनेशिया के भी कुछ इलाकों में, सभी में नहीं लेकिन इंडोनेशिया के अधिकतर क्षेत्रों में, और जो सिंगापुर और थाईलैंड है यहाँ से विलुप्त हो गया है। मतलब कुछ क्षेत्रों से ये गायब हो गया है और कुछ क्षेत्रों में पाया जा रहा है। अभी भी जो चिरिकी की खाड़ी है वहाँ पर इसकी उपस्थिति होती है। और प्रवाल जो है वो तेजी से नष्ट हो रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं। जहाँ पर एक समय में खूब सघन प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती थी, वहाँ से इनका विलोपन हो रहा है, विरंजन हो रहा है। तो उसी क्रम में यह भी प्रवाल नष्ट हो रहा है। हालांकि यह जेलीफिश से ज़्यादा समानता रखता है, लेकिन फिर भी है तो प्रवाल ही। तो इस पर भी जलवायु परिवर्तन का गहरा असर पड़ता है। इसके बाद खतरा किस बात से है? तो खतरा इसका मतलब इसके प्राण पर संकट दो तीन चीज़ों से है। एक तो सजावट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आभूषण उद्योग में भी तो जितने प्रवाल हैं सभी का सजावट और आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तापमान में वृद्धि ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है प्रवालों का। तापमान में वृद्धि की वजह से जो प्रवाल विरंजन की घटना है वो होने लगती है, और जो जूजैंथले हैं, शैवाल, वो इन प्रवालों का साथ छोड़ने लगते हैं। इस प्रकार से इनकी मृत्यु होने लगती है। और माना जाता है कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित विरंजन प्रभाव के कारण संभवतः समुद्री क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों से यह पूरी तरह से गायब हो गए हैं। मतलब अधिकतर जो क्षेत्र जो ऊपर आपने नाम देखे हैं, इसमें अधिकांश क्षेत्रों से ये विलुप्त हो गए हैं। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो यही है, सजावट और आभूषण। तो ये तो छोटा कारण है, इससे उतना बड़ा विनाश नहीं होता। असली जो कारण है वो है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। इस वजह से जितने भी प्रकार के प्रवाल हैं, जितनी भी उनकी प्रजातियां हैं, प्रवालों पर इनका ज़्यादा असर पड़ा है। असर तो हर जीव पर है, लेकिन प्रवालों पर सर्वाधिक है। तो यहाँ तक हमने अपने 9वें अध्याय को पूरा किया और बहुत सारे जीवों को देखा। अब इन जीवों को थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। तो आइए थोड़ा और गहराई से अध्ययन करें। दोस्तों, पीछे एक जिक्र आया था कीस्टोन प्रजातियों का। कीस्टोन प्रजातियों की पारितंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पर उसका जो परिभाषिक रूप है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जैव समुदायों के अंतर्गत, मतलब जो जैविक समुदाय होते हैं उनके अंतर्गत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण प्रजातियां होती हैं जो अपने समुदाय के अन्य पर्याप्त संख्या वाली विभिन्न जातियों के या विभिन्न प्रजातियों के स्थायी बने रहने की क्षमता का निर्धारण करती। मतलब इनकी संख्या खुद में बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यह दूसरी प्रजातियों की संख्या को निर्धारित करने का काम करती है। और यह निर्णायक होती हैं, चूँकि ये निर्धारण कर रही हैं, इनकी वजह से सब कुछ निर्भर है, तो इस वजह से ये निर्णायक होती हैं। और इन्हीं को कहा जाता है कीस्टोन प्रजातियाँ। यह जो प्रजातियां हैं यह निर्णायक प्रजातियां होती हैं और इन्हीं को कहते हैं हम कीस्टोन प्रजातियां। और कीस्टोन प्रजातियों के बारे में और भी देख लेते हैं। तो कीस्टोन प्रजाति एक समुदाय के अंदर स्थानीय जैव विविधता को बनाए रखने के लिए या उन प्रजातियों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होती है।
और यह जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम तो करती हैं। और किस प्रकार से करती हैं? जो उस समुदाय में वर्चस्व स्थापित कर लेती है। मतलब मान लीजिए कोई जैव विविधता वाला क्षेत्र है, कोई बायोम है, उसमें कोई एक जीव जाति बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़कर पूरे समुदाय को खाने का प्रयास कर रही है या पूरे क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रही है, तो उसको नियंत्रित करने का काम भी यह कीस्टोन प्रजातियां ही करती हैं। यहाँ आप इन्हें देख सकते हैं। अथवा ऐसे संसाधनों को उपलब्ध कराती है जिन पर उस समुदाय के अधिकांश जीव निर्भर होते हैं। मतलब यहाँ पर जो कीस्टोन प्रजातियां होती हैं, यह इस प्रकार के संसाधनों की भी उपलब्धता कराती हैं जो कि उस समुदाय के जितने जीव हैं उनके लिए आवश्यक है। मतलब ये संसाधनों को उपलब्ध कराने का भी काम कराती है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अत्यधिक स्पष्ट जो कीस्टोन प्रजाति है, यहाँ पर आप इसे देख लीजिए, अत्यधिक स्पष्ट जो कीस्टोन प्रजाति होती है वह शीर्ष मांसाहारी होते हैं। जो कि शीर्ष स्तर के मांसाहारी जंतु होते हैं वो इसमें आते हैं इन कीस्टोन प्रजातियों में। क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये शाकाहारियों की जनसंख्या को नियंत्रित करके पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक रूप से संतुलन बनाए रखते हैं। मांसाहारी पशुओं की जो तादाद है वो यहाँ पर कीस्टोन की भूमिका निभाती है। इनकी खुद की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपने देखा कि सर्वोच्च उपभोक्ता के तौर पर जो शेर होता है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो हिरणों की बढ़ती हुई संख्या पर नियंत्रण रख सकता है। क्योंकि हिरणों की अगर संख्या बढ़ेगी तो वह घास को चर जाएंगे, घास भूमियाँ ही नहीं बचेंगी, और घास भूमियाँ नहीं बचेंगी तो आप जानते हैं कि प्रकृति में किस प्रकार का असंतुलन होगा। तो इस प्रकार से जो शाकाहारी पशु हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा तादाद में फैल न जाए, उनकी जनसंख्या में विस्फोट न हो जाए। इसलिए जो मांसाहारी शीर्ष उपभोक्ता है, सर्वोच्च उपभोक्ता है, जो कि सर्वोच्च स्तर के मांसाहारी हैं, वो यहाँ पर कीस्टोन की भूमिका निभाते हैं। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि शाकाहारी पशु अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो इनके चारण का खतरा भी बढ़ेगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा चरने लगेंगे, खाने के लिए भोजन चाहिए और घास के मैदान नष्ट होने लगेंगे। ये बात हमने देखी है। इसके बाद कुछ उष्णकटिबंधीय वनों में, जो कुछ उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, वहाँ पर अंजीर क्या है? एक फल होता है, मतलब एक वृक्ष से निकलने वाला फल होता है, तथा कुछ अन्य पौधे कीस्टोन प्रजाति की श्रेणी में आते हैं। अंजीर का जो फल होता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा ही अच्छा होता है और ये वृक्ष का नाम है, इसे फिक्स कहा जाता है। तो यह और इस प्रकार के कुछ और जो वृक्ष हैं या पौधे हैं वो कीस्टोन की श्रेणी में आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अंजीर के फलों पर उस वन के अधिकांश पशु पक्षी निर्भर होते हैं। ये खट्टा मीठा और कभी कभी जब ज़्यादा पक जाता है तो बहुत मीठे प्रकार का होता है। और इसके अंदर कीड़े बहुत जल्दी पड़ते हैं। अंजीर के अंदर सड़ने की समस्या अंदर से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने गूलर का फल देखा है, गूलर का कोई भी फल ऐसा सही सलामत नहीं होगा जिसके अंदर कीड़े ना हो, अंदर तक कीड़े घुसकर उसको खाते हैं। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप अंजीर को देख सकते हैं। खासकर जब अन्य खाद्य पदार्थों की कमी होती है तब यह जो अंजीर है यह भोजन उपलब्ध कराने का काम करता है। अंजीर के फल को खाकर जो पशु पक्षी हैं वो जीवित रहते हैं। और इस प्रकार से स्वाभाविक है कि यदि अंजीर का पेड़ लुप्त हो गया, मतलब ये पेड़ ही गायब हो गया, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ से इसका विलोपन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जितने भी समुदाय या जितने भी जीव इसको खाकर इस पर निर्भर रहते थे वो भी नष्ट होने लगेंगे, उन पर भी संकट मंडराने लगेगा। अब देखिए कीस्टोन जो प्रजाति होती है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये अंजीर वाली बात हो गई, इसे आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए कीस्टोन प्रजाति की संख्या कम होने के बावजूद, इनकी देखिए संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तादाद में ये आम जीवधारियों की तरह पाए जाते हैं, यह बहुत छोटी संख्या में पाए जाते हैं या कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा असर डालते हैं और ये खास बात है। तो इनका जो अनुपातिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो उपयोगी महत्व है, उपयोगिता एक तरह से हम कहना चाहें तो कहें, उपयोगी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। कीस्टोन प्रजाति के संरक्षण से संपूर्ण पारितंत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। मतलब यह पूरे पारितंत्र में कहीं पर भी प्रत्यक्ष और कहीं पर भी जो अप्रत्यक्ष तरीका है उस तरीके से योगदान देते हैं। तो अगर ये सही सलामत रहे तो जो पारितंत्र है उसके सही सलामत रहने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी, और अगर ये नष्ट हो गई तो जो पारितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है उसका विनाश भी शुरू हो जाएगा। तो यह कीस्टोन प्रजातियाँ हैं, इनके महत्व को हम देख रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, मतलब इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल प्रश्नों में अधिकतर किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कीस्टोन प्रजातियाँ आखिर होती क्या हैं। तभी तो इस पर आधारित अगर कोई बहुविकल्पीय प्रश्न होगा तो उसको हम हल कर पाएंगे। और बहुविकल्पीय ही क्यों, जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं उसमें इसी तरह के प्रश्न तो पूछे जाते हैं। हालांकि एकदम सीधा नहीं पूछेगा कि कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछेगा और उसमें कोई करंट अफेयर का टॉपिक मिला देगा कि वर्तमान में कोई एक प्रजाति जो है वो संकट में है और उसी से जुड़ा हुआ कीस्टोन प्रजातियों का कोई जो संबंध है या प्रश्न है वो जोड़ देगा।
मतलब वो जो विलुप्त होने के कगार पे प्रजाति होगी वो कीस्टोन में शामिल होगी, किसी पारितंत्र की कीस्टोन प्रजाति होगी, और उसके साथ उसी बहाने आपसे ये परिभाषा भी पूछ लेगा। तो आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप जो जीएस के टॉपिक हैं उनको करंट अफेयर से लिंक नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप करंट अफेयर से जीएस के टॉपिक को लिंक करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्री भले ही क्लियर कर लीजिए लेकिन मुख्य परीक्षा आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, यहाँ दिक्कतें आएंगी। इसलिए दोनों को जोड़ कर पढ़ना जरूरी होता है, और सबसे पहले इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम साफ सुथरा हो जाता है, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कोई परिभाषा दी है तो आप उसे समझ जाएंगे, उस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको आराम से हल कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल आप परिभाषा को देखिए, यहाँ पर जो अलग अलग स्रोत हैं वहाँ से मटेरियल इकट्ठा इसीलिए किया गया है ताकि आप तक जो जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी बेसिक जानकारी है वो पहुँच सके और आपको आगे कहीं दिक्कत ना हो। तो कीस्टोन प्रजातियों की संख्या कम होती है, ये बात आपने देखी, और ये पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये बात हो गई। अब एक पारितंत्र में एक से अधिक कीस्टोन प्रजातियां भी रह सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पारितंत्र या एक पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसमें सिर्फ एक ही कीस्टोन प्रजाति रहेगी, ऐसा नहीं है। उसमें कई कीस्टोन प्रजातियां अलग अलग क्षेत्रों में रह सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वनों में हरे वृक्षों की बहुलता होती है। आप जानते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हरी भरी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार की बहुलता वहाँ पर होती है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी बात यहाँ स्पष्ट है। मतलब जो वृक्ष होते हैं उनका कितना महत्व है इसको गिना नहीं जा सकता, बहुत सारा महत्व है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, इन्हें कीस्टोन प्रजाति नहीं माना जाता। ये जो वृक्ष होते हैं उष्णकटिबंधीय वनों के, इन्हें कीस्टोन प्रजाति नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उनका प्रभाव उतना ही होता है जितनी कि उनकी संख्या। मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में ये खुद होते हैं उतना ही उनका असर होता है, उससे ज़्यादा उनका असर नहीं होता। और कीस्टोन में क्या होना चाहिए, आपकी संख्या कम हो, आपकी जो मात्रा है वो कम हो और आपका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हो, तब आप बनेंगे कीस्टोन। इसीलिए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्ष हैं उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी होने के बावजूद उन्हें कीस्टोन की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि उनकी संख्या जितनी है उसी हिसाब से वो फ़ायदा दे रहे हैं। अपनी औकात से ज़्यादा जब फ़ायदा देने लगे तब वो कीस्टोन की कैटेगरी में आएंगे। ये बातें थी, हमने कीस्टोन प्रजाति को देखा। अब इसके बाद जो अगला इसमें मुद्दा है वो है इकोटोन। इकोटोन और कोर प्रभाव, ये सब कुछ शब्द हैं जो कि अपने आप में कोड वर्ड की तरह होते हैं, इनका अर्थ पता होना चाहिए। तो इकोटोन क्या होता है और एज इफेक्ट क्या होता है, यानी कोर प्रभाव क्या होता है, तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो दो या दो से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच, दो या दो से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच जो संक्रमण क्षेत्र होता है, दो पारितंत्र है या दो पारिस्थितिकी तंत्र है, उनके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है, संक्रमण का क्षेत्र है, वहाँ पर जैव विविधता अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। दो प्रकार के बायोम अगर आपस में मिल रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पर दोनों की जो विशेषताएं हैं वो पाई जाएंगी और एक अनूठी जलवायु विकसित हो जाएगी, अनूठी जो स्थानीय विशेषता है वो जनरेट होगी वहाँ पे, और इस प्रकार से वहाँ जैव विविधता काफ़ी प्रचुर होगी। यह जो क्षेत्र है, जो संक्रमण क्षेत्र है, वो कहलाता है इकोटोन। जैसे मान लीजिए एक बायोम ये है और दूसरा बायोम ये है, यहाँ पर आकर दोनों का संक्रमण हो रहा है, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, ज्वाइंट दोनों का हो रहा है, तो यहाँ की जो जैव विविधता होगी वो इन दोनों से मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। इसकी जो मात्रा है और जो इसके अंदर डाइवर्सिटी है वो दोनों ही अधिक होगी। अब इसका अर्थ ये होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, परिभाषा में भी देख लीजिए, यह जो क्षेत्र है मतलब जहाँ पर संक्रमण हो रहा है इसी को हम लोग कहेंगे इकोटोन। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। जैसे आपने मैंग्रोव और एस्टुरी वाले क्षेत्र को देखा था, तो उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र होते हैं। मतलब वहाँ जल भी होता है और स्थलीय जमीन भी होती है, दोनों का मेल होता है। नदियाँ समुद्र से मिलती हैं और जहाँ मिलती हैं वहाँ पर जो समुद्री पारितंत्र होता है वो भी पाया जाता है, नदी का जल भी होता है और उसके अलावा स्थल की जमीन मतलब स्थलीय खंड भी होता है। वहाँ मैंग्रोव के जंगल उगते हैं, तो वहाँ की जैव विविधता आप पहले ही देख चुके हैं, काफ़ी प्रचुर होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है और इसलिए यह एक इकोटोन है। इसी प्रकार से एस्टुरी भी है, लैगून भी है, लैगून वाला जो क्षेत्र है वो भी इकोटोन में ही आता है। और इसके अलावा जो घास पारितंत्र है वो भी तो इकोटोन कहलाएगा। कैसे? तो आप जानते हैं कि घास क्षेत्र भी जो है, घास भूमियाँ जो होती हैं, ग्रासलैंड के बारे में हमने बहुत डिटेल में देखा है, तो वह भी तो संक्रमण क्षेत्र होती हैं दो प्रकार के बायोमों का। एक तो वन का पारितंत्र होता है, वन पारितंत्र होता है यानी फॉरेस्ट वाला, और दूसरा डेजर्ट वाला एरिया होता है यानी मरुस्थलीय पारितंत्र, और वो बीच में सैंडविच होते हैं, ग्रासलैंड जो होते हैं, तो ये बीच का संक्रमण क्षेत्र होते हैं। इस वजह से ये इकोटोन की श्रेणी में आएंगे और इनकी जो उत्पादकता होती है वो इन दोनों से ज़्यादा होती है।
मरुस्थल से तो ज़्यादा होगी ही, और वनों से भी ज़्यादा होती है। बीच का ये क्षेत्र होते हैं और ये ज़्यादा उत्पादकता युक्त होते हैं, गुणवत्ता युक्त होते हैं। तो इस प्रकार के जो बीच वाले एरिया हैं, बीच का क्षेत्र है, उसको कहेंगे संक्रमण क्षेत्र यानी इकोटोन। मतलब ये मान लीजिए वन हो गया, ये मान लीजिए मरुस्थल हो गया, जहाँ दोनों का मेल हो रहा है, जहाँ दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर ग्रासलैंड डेवलप हो गए, और ये जो ग्रासलैंड है ये इकोटोन है। इसी प्रकार से मैंग्रोव वाला भी हो जाएगा, एस्टुरी वाला भी हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। लैगून जो क्षेत्र होते हैं वो भी इसी में आएंगे। आगे चलते हैं, इस परिभाषा को थोड़ा और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। एक इकोटोन पतली सकरी पट्टी से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हो सकता है। मतलब इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो सकता है या बहुत छोटा भी हो सकता है। मतलब जो संक्रमण क्षेत्र है वो कई किलोमीटर तक चौड़ा भी हो सकता है या कुछ मीटर तक ही फैला हो सकता है। मतलब ये निर्भर करता है कि कैसा मेल हो रहा है वहाँ पे, कैसा संक्रमण क्षेत्र है। ये बातें हैं। और एक चीज़ है कि इसका मतलब ये है कि दो पारितंत्रों के मिलने से संक्रमण क्षेत्र में बदलाव की गति तीव्र या मध्यम हो सकती है। अगर गति तीव्र हुई, मतलब दो क्षेत्र आपस में एक जगह मिल रहे हैं और वहाँ बदलने की रफ्तार बहुत तेज है, तो जो इकोटोन बनेगा वो सकरा होगा, पतला होगा। और अगर ये रफ्तार धीमी है तो जो इकोटोन बनेगा उसका साइज बड़ा होगा, वो चौड़ा होगा। ये बातें हैं। और एक विकसित इकोटोन में कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि दोनों पारितंत्रों में नहीं होती हैं। इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, ऐसा नहीं है कि इनके बारे में सुना नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसे लिखित रूप में देख रहे हैं। इसके बाद और भी देख लीजिए, कभी कभी कुछ प्रजातियों की संख्या या उनका जन घनत्व, मतलब उनकी जो जनसंख्या का घनत्व है वह अपने चारों ओर के जैविक समुदायों से ज़्यादा होता है। ये बात इकोटोन की कही जा रही है। और इकोटोन में भी कभी कभी कुछ प्रजातियों की जो संख्या होती है और उनका जो जन घनत्व होता है, मतलब दोनों की बात करें या किसी एक की बात करें, तो वह चारों ओर के जैविक समुदाय से कहीं ज़्यादा होता है। मतलब उन्हीं का जैविक समुदाय चारों ओर फैला होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र में उनकी आबादी बहुत सघन होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खरगोश हैं या कोई भी पशु आप मान सकते हैं। शेर वगैरह इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या वैसे ही ज़्यादा नहीं है। जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जीव हैं उनको लेते हैं। आप बकरियों को ले लीजिए, खरगोशों को ले लीजिए, या कोई मांसाहारी जीव लेना चाहते हैं तो लोमड़ी और जो भेड़िए हैं उनको ले लीजिए। तो इस प्रकार के कोई भी पशु है और वो चारों ओर के क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। ये जो क्षेत्र है वो इनके रहने के अनुकूल है और चारों ओर बिखर कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कोई खास एरिया है, मतलब मान लीजिए यहाँ बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर इनकी ज़्यादा आबादी रह रही है, यहाँ इनकी जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो ज़्यादा है, यहाँ पर केंद्रित रूप से लोग रह रहे हैं। जैसे पूरे भारत में मनुष्य फैले हुए हैं, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर आबादी का संकेंद्रण ज़्यादा है, ऐसा हम जानते हैं। और जो नदी घाटियाँ होती हैं, नदी घाटी सभ्यताएं होती हैं, उनके किनारे जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा होता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी है। तो यह जो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाली घटना है, इसी को हम लोग कहते हैं कोर प्रभाव, एज इफेक्ट कहते हैं या कोर प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर समुदायों का जो जैविक घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो जीव अथवा प्रजातियाँ यहाँ ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं, मतलब जिन प्रजातियों का ज़्यादा संकेंद्रण यहाँ पर मिलता है, उसी को हम कहते हैं कोर प्रजातियाँ या एज स्पीशीज़। जो कोर प्रजातियाँ होती हैं उन्हीं की तादाद वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ये हमने एज इफेक्ट को देखा, यानी कोर प्रभाव को देखा, जो कि इसके साथ इकोटोन के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम जितनी जीवों की विविधता देख रहे हैं, जितने जीवों की प्रजातियां और उनकी विभिन्नताओं को हम देख रहे हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं, वह किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं कि वो एक दिन में डेवलप हो गई है, विकसित हो गई है, बल्कि वो पिछले लगभग 4 अरब वर्षों से एक क्रम से विकसित हो रही है। लगभग 4 अरब वर्ष का समय लगा है और वो क्रमवार तरीके से डेवलप हो रही है। उसमें एक झटके में विकास नहीं हुआ है, एक झटके में कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी तक हमने 17.5 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियों की पहचान की है, मतलब लगभग 18 लाख प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। और भी अनेकों ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और पता लगाना बाकी है। अब ये जो विविधता है, प्राणियों के बीच का अंतर है, उनकी प्रजातीय विभिन्नता है, इसी को हम लोग जैव विविधता की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं ये गिलहरी का है और ये जिस चीज़ को खा रही है वो एक फूल है। इस फूल को पहचानिए, ये सनफ्लावर है, सूर्यमुखी का फूल है और ये गिलहरी इसके बीजों को खा रही है। इसके बीज को जो इस प्रकार के गिलहरी जैसे जीव हैं वो भी खाते हैं और तोते बहुत मन से खाते हैं। तो ये पक्षियों और जो स्तनधारी छोटे छोटे जीव हैं जैसे कि गिलहरी वगैरह, इनका पसंदीदा आहार होता है, मतलब पसंदीदा भोजन होता है। और देख लीजिए, यह जो जैव विविधता शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था, यह बात यहाँ पर थोड़ी सी विचार योग्य है। जैव विविधता जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं बार बार, बायोडाइवर्सिटी, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा विवाद वाला विषय है। माना जाता है कि 1980 में
1980 का जो समय था, उस समय E.A. नोर्स और I.E. मैकमेनस, इन दो व्यक्तियों ने जैव विविधता शब्द का पहली बार उपयोग किया था। मतलब इसमें भी अभी निश्चितता नहीं है, ऐसा नहीं है कि निश्चित है कि इन्हीं लोगों ने किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने किया था। लेकिन इसमें अब आगे की बात जो है उसको भी सुन लीजिए कि जैव विविधता जो जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। जैव विविधता और जैविक विविधता में अंतर है। जैविक विविधता एक बड़ा दायरा है और उसमें से छोटे भाग को अगर हम लेंगे तो वो होगी जैव विविधता। तो यह संक्षिप्त रूप जो है यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर कह देते हैं कि जैव विविधता। लेकिन जैविक विविधता शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले वाल्टर जी रोजन ने किया था। देखिए अंतर है यहाँ पे, जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? वो E.A. नोर्स और I.E. मैकमेनस ने किया था 1980 में। और जैविक विविधता शब्द का इस्तेमाल ये वाल्टर जी रोजन के द्वारा किया गया था। इसके बाद ये जो जैव विविधता शब्द है इसीलिए थोड़ा सा विवादास्पद है। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 1980 में सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पर जीवों की विविधता के हिसाब से इसे परिभाषित करते हैं। अगर परिभाषा के तौर पर देखना चाहें तो जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली वह विभिन्नता है जो प्रजातियों में प्रजातियों के बीच और उनकी जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता को सम्मिलित करती है। मतलब इसमें हर चीज की विभिन्नता शामिल होती है। तो चलते हैं आगे और इसे और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। गिलहरी जैसे स्तनधारी छोटे छोटे जीव भी होते हैं। कुछ टिड्डे होते हैं जो कि पत्तियों को खाकर अपना गुजारा करते हैं, इस प्रकार के जीव होते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार के मांसाहारी जीव भी होते हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इस तरह के खूबसूरत कीट भी होते हैं जिन्हें कि आपने आमतौर पर पत्तियों पर देखा होगा। और जो भिंडी के खेत होते हैं, भिंडी की जहाँ सब्जी वाली फसल उगती है, वहाँ पर ये बहुतायत दिखाई देते हैं, लाल वाले कीड़े। यह भी कीट प्रजातियों का ही एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त आप इन्हें यहाँ भी देख सकते हैं। तो यह सब क्या है? यह जैव विविधता का ही अंग है। छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा कोई प्राणी हो, वो सब जैव विविधता का ही, मतलब पृथ्वी में जो जैव विविधता का खजाना दबा हुआ है उसी में यह सब शामिल है। यह सब उसी का हिस्सा है। जैसे कि यह सरीसृपों के बारे में आपने देखा, इन्हें और नज़दीक से देख लीजिए। ये जो गार्डन लिजार्ड है, इसे आपने अक्सर देखा होगा अपने बगीचों में या घर के आसपास, जो थोड़ा वीरान या घास फूस वाला इलाका होता है वहाँ पर ये रहते हैं। इन्हें आप आमतौर पर गिरगिट कहते हैं। और ये सिर हिलाते रहते हैं और अपना रंग बदलते हैं। एक मुहावरा भी है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो यह भी हमारी जैव विविधता का हिस्सा है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। दुनिया अनोखे आश्चर्यों से भरी हुई है, अनोखी विविधताओं से परिपूर्ण है। बहुत सी चीज़ों को हम जान चुके हैं और बहुत सी चीज़ों को अभी नहीं जानते हैं। जैसे हमारा ब्रह्मांड रहस्यमयी है, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी है। ब्रह्मांड से थोड़े भी कम रहस्य यहाँ नहीं दबे हुए हैं। अब यही है कि इसका उद्घाटन कितना हो पाया है और कितना अभी होना बाकी है, ये थोड़ा विचार का प्रश्न है। फिलहाल आगे चलते हैं और जैव विविधता को थोड़ा लिखित रूप में देख लेते हैं। यह तो चित्र थे। वनस्पतियों में भी अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। इतने खूबसूरत पौधे पाए जाते हैं और भी अनेकों हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि मांसभक्षी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं, जो जैसे कि घटपर्णी को आपने देखा। इस प्रकार की वनस्पतियां भी हैं। देखिए दोस्तों, जैव विविधता यहाँ से आप देख सकते हैं इसे, ये वाला जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है जो प्रजातियों में प्रजातियों के बीच और उनकी जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता को सम्मिलित करती है। मतलब इसमें प्रजातियों की विभिन्नता भी शामिल होती है और उनके जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनकी भी विभिन्नता शामिल होती है। दोनों मिले हुए होते हैं। और जीवों की जितनी विविधता को आज तक हम देख रहे हैं उसके बारे में हमने पीछे भी सुना है, वह एक दिन का नतीजा नहीं है, काफ़ी समय पहले से विकसित हो रही है। 4 अरब वर्षों का एक क्रमिक विकास जो है वो हमारे सामने दिखता है। और अब तक जितनी प्रजातियां खोजी गई हैं उनकी संख्या करीब 18 लाख के आसपास है। ये लगभग है अभी तक जो खोजी गई है। और इसमें जैव विविधता शब्द के इस्तेमाल के बारे में भी हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए 1980 में E.A. नोर्स और I.E. मैकमेनस द्वारा जैव विविधता शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो जैविक विविधता शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले वाल्टर जी रोजन ने किया था। तो जैव विविधता और जैविक विविधता में थोड़ा सा अंतर है। जैविक विविधता थोड़ा बड़ा रूप है, व्यापक है, और इसका इस्तेमाल वाल्टर जी रोजन के द्वारा किया गया था। इसके बाद और देख लीजिए, उच्च जैव विविधता वाले समुदाय, यहाँ आप इसे और थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए। अब देखिए, उच्च जैव विविधता वाले समुदाय अधिक स्थायी, उत्पादक और जैविक आक्रमणों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा किसी भी समुदाय में स्थिरता होगी, किसी भी पारितंत्र में स्थिरता होगी। वो आसानी से नष्ट नहीं हो पाएगा। चाहे कोई भी विधि हो, उससे उसे नष्ट करना मुश्किल होगा। उसकी गुणवत्ता और उसका स्थायित्व दोनों ही ज़्यादा होगा।
अब देखिए जैसे अमेजन के जो जंगल हैं वो कैसे जंगल हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, और यहाँ की जो जैव विविधता है ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो बायोडाइवर्सिटी है वो अमेजन के वर्षावनों में पाई जाती है। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ की जैव विविधता वैसे ही ज़्यादा होती है, ये बात हमने पहले भी देखी है। तो यहाँ पर जैव विविधता के उच्च होने के कुछ पीछे कुछ कारण होता है, मतलब इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इसके इन क्षेत्रों में होती है, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे पहला कारण तो ये है कि जाति उद्भवन यानी जो स्पीशिएशन होता है यह आमतौर पर समय का कार्य है, समय के द्वारा होता है। और शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से ही बार बार हिमानीकरण होता है, मतलब जो शीतोष्ण इलाके होते हैं उनमें काफ़ी समय पहले से ही हिमानीकरण की या हिमानी बनने की क्रिया होती है। जबकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्रों में क्या होता है, बर्फ बनती रहती है, बार बार बर्फ का जमाव होता है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो लाखों वर्षों से अबाधित रहते हैं, मतलब वहाँ पर बर्फ वगैरह का जमाव नहीं होता, मतलब हमेशा जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इसी कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए काफ़ी समय मिला है। मतलब जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर विकसित होने का समय कम मिल पाता है, क्योंकि जल्दी ही ठंडी का मौसम आ जाता है और एक बार अगर ठंडियाँ शुरू हो गई तो बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो जाती है और सब कुछ बर्फ़ आच्छादित हो जाता है, मतलब बर्फ़ से ढक जाता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय वनों में जीवन के विकसित होने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, मतलब पर्याप्त समय अवधि मिलती है और जीवन अपने अनुकूल तरीके से विकसित हो पाता है, अनुकूल दशाएं भी पाई जाती हैं। इस वजह से यहाँ की जैव विविधता अच्छी होती है। और भी कारण है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, वहाँ का जो पर्यावरण होता है वो अन्य पर्यावरणों की तुलना में कम मौसम के परिवर्तन को दर्शाता है। जहाँ पर मौसम में बार बार बदलाव होते हैं वहाँ का पर्यावरण स्थिर नहीं होता, उसमें परिवर्तन आते हैं। कभी बरसात हो गई, कभी धूप निकल आई, कभी ठंडी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिरता जब नहीं होगी तो कोई भी एक जीव प्रजाति वहाँ कायदे से पनप नहीं पाएगी, कोई भी जीव प्रजाति बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं इनमें जो पर्यावरण की स्थिरता है वो पाई जाती है, इस वजह से जैव विविधता अच्छी खासी होती है। और यह स्थायी पर्यावरण निकेत के विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है। जो इनका निकेत होता है, मतलब जो आवास होता है प्रजातियों का, उसके विशिष्टीकरण को ये प्रोत्साहित करता है और अधिकाधिक जाति विविधता को प्रेरित करता है, मतलब जैव विविधता मैक्सिमम हो इस बात की ये प्रेरणा देता है, बढ़ावा देता है। ये बात हुई। और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है। यहाँ पर जो विषुवतरेखीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम होता है, ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है। तो इस वजह से सूर्य का प्रकाश इन्हें भरपूर मात्रा में मिलता है और सूर्य का प्रकाश जब ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होगा और वनस्पतियों के लिए अनुकूल दशाएं होंगी, वो आसानी से पनप पाएंगी और ज़्यादा विकसित हो पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर अच्छी वर्षा और अच्छे सूर्य के प्रकाश की वजह से जो वृक्ष हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। हालांकि जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे धरातल तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा सघनता ऊपर ही हो जाती है कि नीचे सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती, नीचे का एरिया अंधेरे में डूबा रहता है। इसलिए नीचे की जो मृदा है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती और नीचे छोटी वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता। लेकिन यह जो ऊंचे वृक्ष होते हैं यह इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए रहते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप इकट्ठी कर ले और विषुवत रेखीय क्षेत्र होने की वजह से पर्याप्त धूप इन्हें मिलती भी है और ये प्रकाश संश्लेषण खूब अच्छे तरीके से करते हैं। तो इनके विकास के पीछे यह भी कारण है। इसके बाद और चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए परिभाषा के तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूक्ष्म जीव और कीट पतंगों की अधिकता होती है। यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव भी बहुत ज़्यादा होते हैं और जो कीट पतंग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे किसी एक प्रजाति का प्रभावी होना संभव नहीं है। मतलब कोई एक प्रजाति यहाँ पर हावी हो जाए ऐसा संभव नहीं है, बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं और इसलिए जैव विविधता का ज़्यादा ह्रास नहीं हो पाता, जैव विविधता संकुचित नहीं हो पाती। इसके पीछे यह भी कारण है क्योंकि छोटे जीवों की यहाँ बहुतायत होती है। अब जैव विविधता एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया था। मतलब यह जो शब्द है इसका उपयोग एडवर्ड विल्सन के द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर जो उपस्थित विविधता है, जो अनेकता है, बहुरूपता है, उसको दर्शाने के लिए किया गया था। और यह जो विविधता है इसको तीन स्तरों में या 3 परतों में दर्शाया जाता है। तो वो 3 परतें जो है इसको देख लीजिए। ये देखिए 3 डिफरेंट स्केल्स ऑफ डाइवर्सिटी। पहली जो स्केल है वो क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी है और जेनेटिक डाइवर्सिटी है। यहाँ पर आप तीनों को पिरामिड में देख रहे हैं। ये देखिए
ये एक पिरामिड बना हुआ है, सबसे ऊपर क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, उसके बाद बीच में स्पीसीज डाइवर्सिटी है, और अंत में ये जो सबसे नीचे का बेस है, आधार है, यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इस प्रकार से 3 स्तरों में जैव विविधता को बांट कर देखा गया। ये हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब चलते हैं आगे। अब आप आनुवांशिक विविधता को देख लीजिए। एक ही प्रजाति आनुपातिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता दर्शा सकती है। मतलब कोई प्रजाति जो है वो अपने आनुवांशिक स्तर पर, माफ कीजिएगा, मतलब कोई प्रजाति जो है वो अपने आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता को दर्शा सकती है। जो उसका आनुवांशिक स्तर है उतनी ही, उससे ज़्यादा नहीं, और उसी के आधार पर वो विविधता का प्रदर्शन करती है, डाइवर्सिटी दिखाती है। अब प्रत्येक विशिष्ट प्रजाति की आंतरिक जीन संरचना, मतलब हर जो प्रजाति है, हर जीव की जो प्रजाति है, उसकी जो जेनेटिक संरचना होती है वो अलग अलग होती है, तभी तो वो जीव अलग होता है। नहीं तो अगर जो जेनेटिक संरचना है वो एक जैसी होती तो सारे जीव एक समान होते, एक जैसे दिखते, उनमें विविधता पाई ही नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर जीन का जो अंतर है वो उन्हें अलग अलग बनाता है, ये बात हम जानते हैं, जो उन्हें अपनी ही जाति के सदस्यों से अलग पहचान देता है। जैसे आपने देखा कि डीएनए हर जीव का अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता। तो इसके पीछे कारण क्या है, वही विविधता वाली बात यहाँ कही जा रही है। डीएनए और जो जेनेटिक संरचना है उसका अंतर, यही हमें अलग बनाता है। जैसे सभी मनुष्य ही हैं, मानव जाति एक समूची जाति है, लेकिन उसमें सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते। हर मनुष्य अपने दूसरे वाले पड़ोसी से भिन्न होता है, चाहे वो एकदम हम शक्ल जुड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन संरचना में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत का ही सही अंतर पाया जाता है। हर मनुष्य दूसरे से अपने आप में अलग है, सब यूनिक हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है, और इसके पीछे जो जीन संरचना है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो अरबों मनुष्य एक दूसरे से अलग चेहरे वाले होते हैं। चेहरा मोहरा सबका अलग होता है, एकदम हूबहू जो शक्ल है वो किसी की मैच नहीं करती। हर इंसान का अपना एक चेहरा होता है। और इसी तरह एक ही कुत्ते की 1000 नस्लें जो होती हैं वो आनुवांशिक विविधता के कारण ही होती हैं। मतलब कुत्ता एक जीव है, अब उसकी अनेकों नस्ल पाई जाती हैं, अनेकों प्रजातियाँ, जिसमें से कि हम बहुतों को पालते हैं और बहुतों को हम जानते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। तो ये क्या है, ये जेनेटिक डिफरेंस ही है, मतलब अनुवांशिकता का अंतर है। ये अनुवांशिक विविधता के बारे में हम देख रहे हैं। तो जो अनुवांशिकता की वजह से फर्क पड़ता है जीवों की जाति पर, उसको हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुत्ते की जैसे, कुत्ता एक जाति का जीव है और उसकी हजारों नस्लें यहाँ पर पाई जाती हैं। और अनुवांशिक विविधता के कारण ही प्रजातियाँ पर्यावरण के अनुकूल हो जाती हैं। जैसे कुत्ते की कुछ प्रजातियाँ जो हैं वो गर्म जलवायु में रहने के अनुकूल होती हैं, और कुछ जो है वो ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूल होती हैं। जो ठंडी जलवायु के पौधे होते हैं, पौधे कह रहे हैं, कुत्ते होते हैं, यहाँ पौधों की बात कहाँ से आ गई, माफ़ कीजिएगा। जो ठंडी जलवायु वाले कुत्ते होते हैं, जैसे कि साइबेरियन हस्की या अलास्कन मैलाम्यूट, या फिर लेब्राडोर को ही ले लीजिए, वो भी ठंडी जलवायु का ही है, या जर्मन शेफर्ड है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे हैं, न्यू फाउंडलैंड है, अनेकों प्रजातियाँ हैं। तो यह जो कुत्ते हैं यह ठंडी जलवायु वाले होते हैं। अब जैसे साइबेरियन हस्की को ही आप देखिए तो वह पूरी बर्फ वाले इलाके में ही रहता है और स्लेज गाड़ी को खींचने का काम करता है। कई किलोमीटर तक वो सैर कर सकता है। मतलब स्लेज गाड़ी को ऐसे अपने गले में बांध कर, मतलब जैसे हल और बैल को जोत दिया जाता है, वैसे ही वहाँ स्लेज गाड़ी में कुत्तों को जोत दिया जाता है। तो ढेर सारे हस्की कुत्ते मिलकर गाड़ी को कई किलोमीटर दूर तक खींचते हैं, खींचने का काम करते हैं। अब वो उस ठंडी ज़मीन में चलने और जीने के लिए अनुकूल होते हैं, उनका अनुकूलन होता है। और अपने भारत से ले जाकर अगर कोई कुत्ता वहाँ छोड़ दिया जाएगा तो वो 2 घंटा भी जिंदा नहीं रह पाएगा, इतनी ठंडी होती है। तो यह जो जीव प्रजातियां हैं ये होती एक ही जाति की हैं, मतलब इनकी जो जाति है वो एक ही होती है, लेकिन नस्ल अलग अलग हो जाती है। इसके पीछे यह अनुकूलन ही कारण है। यह परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हैं, और परिस्थिति के हिसाब से जब इनमें अनुकूलन होने लगता है तो इनकी जो शारीरिक संरचना है उनमें जरा परिवर्तन आ जाता है। अब जो बर्फीले इलाकों वाले कुत्ते हैं वो मैदानी इलाकों के कुत्ते जैसे नहीं दिखेंगे, मतलब दोनों की संरचना में अंतर पाया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है। यहाँ पर जो आनुवांशिक विविधता है वह पर्यावरण के अनुकूल जीवों के ढलने की प्रकृति है, इसी वजह से उनमें विविधता पाई जाती है। इसके बाद जो दूसरी इसमें विविधता की वैरायटी हम देखेंगे वो है जातीय विविधता, मतलब स्पेशीज़ की जो विविधता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर जो हमने पिरामिड देखा था ना, ये वाला, इसमें हम इसी के हिसाब से देख रहे हैं। जो पिरामिड के 3 हिस्से हमने देखे थे, पहला तो जेनेटिक था, सबसे नीचे वाले से हम शुरू करते हैं। तो नीचे वाले से सबसे पहला कौन है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है स्पेसीज की डाइवर्सिटी यानी जीव विविधता। इसके बाद अंतिम में हम देखेंगे जो पारितंत्र की विविधता है उसको। इस हिसाब से हम जैव विविधता को 3 टुकड़ों में बांटकर देख रहे हैं।
तो सबसे पहले वाले को हम देख चुके हैं जो कि आनुवांशिक विविधता थी। अब इसके बाद हम जो जातिगत विविधता है यानी स्पीशीज की डाइवर्सिटी है उसको देखने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब यह जो विभिन्नता है या विविधता है यह प्रजातियों के स्तर पर पाई जाती है, मतलब प्रजाति स्तर पर यह मिलती है। और किसी विशिष्ट प्रजाति की जातीय विविधता इस बात से तय होती है, मतलब कोई भी विशेष प्रजाति ले ली जाए और उसकी जातीय विविधता अगर हमें तय करनी है तो वो इस बात पर निर्भर करती है कि निर्धारित बायोम में, मतलब जिस बायोम को हमने इसके लिए चुना है उसमें उसकी संख्या, मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है वो प्रत्येक प्रजाति के सभी जीवों की संख्या के अनुपात में कितनी है। मतलब उस बायोम में किसी एक खास प्रजाति को हम देख रहे हैं तो उसकी जनसंख्या को देखेंगे और उसके बाद उसको निकालकर जितने बचे हुए जीव हैं उनकी आबादी को देखेंगे। दोनों की यहाँ पर तुलना करते हैं, दोनों की जो पॉपुलेशन है उसको आपस में कंपेयर करके देखते हैं, तुलना करके देखते हैं। और यह मान, यह जो तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा मान, वह शून्य के जितना ज़्यादा निकट होगा, मतलब जीरो से जितना करीब होगा उतना ही प्रजातीय विविधता ज़्यादा होगी। मतलब जो मैथमेटिकल वैल्यू हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं वह जीरो के जितना लगभग होगी या नज़दीक होगी उतनी ही वहाँ पर प्रजातीय विविधता ज़्यादा होगी। और जबकि एक मान होने पर, मतलब इसका जो मान है वो एक हो जाने पर, इसकी वैल्यू एक हो जाने पर तब क्या होगा, मान लीजिए जीरो के निकट है तब तो ठीक है, प्रजातीय विविधता ज़्यादा है। लेकिन मान लीजिए एक हो गया, इसका जो वैल्यू है वो एकदम सॉलिड एक आ गया, तब क्या होगा, तो यह समझा जाएगा कि उस क्षेत्र में अब एक ही प्रजाति बची है, मतलब वहाँ पर सिर्फ एक प्रजाति का बाहुल्य है या वर्चस्व है, वही बची हुई है। जैसे मान लीजिए कि एक बायोम में एक प्रजाति के सदस्यों की कुल संख्या 4 लाख है, मतलब सपोज दैट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपने देखा एक मान होने पर समझा जाएगा कि उस क्षेत्र में अब एक ही प्रजाति बची है। अब इसे उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए तो उदाहरण में आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि एक बायोम में एक प्रजाति के जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या 4 लाख है, मान लीजिए सपोज दैट, और उस क्षेत्र की सभी प्रजातियों के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 20 लाख है। मतलब कोई खास प्रजाति जो है उसके सदस्य जो है वो कुल मिलाकर कितने हैं, वो है 4 लाख। यहाँ पर आप इसे ले सकते हैं, ये है 4 लाख, ये एक प्रजाति के सदस्यों की संख्या है। मान लीजिए बकरियां हैं या भेड़ है, इनकी जो संख्या है ये 4 लाख है। और जो टोटल उस बायोम में रहने वाले जीव हैं, उस पारितंत्र में रहने वाले जीव हैं, उनकी जो कुल आबादी है वो है 20 लाख। टोटल है 20 और इनकी है 4, तो जातीय विविधता कितनी होगी, 0.2% होगी। मतलब इतना यहाँ पर प्रतिशत में नहीं निकालते, ये अंक होता है, तो यह 0.2 होगी। अब यदि उस विशेष प्रजाति की संख्या 4 लाख ही रहे, मतलब जो विशेष प्रजाति है वह 4 लाख ही बनी रहे, लेकिन कुल प्रजातियों की सम्मिलित संख्या, मतलब जो कुल प्रजातियों की हम सम्मिलित संख्या देख रहे थे वह 20 लाख की बजाय 40 लाख हो जाए, मतलब ठीक दुगनी हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो मूल प्रजाति थी जिसके बारे में हम यहाँ पर मुख्य रूप से देख रहे थे वह जितनी थी उतनी ही रहे, मतलब 4 लाख ही रहे, लेकिन जो कुल आबादी है, कुल बायोम की जो प्रजातियों की संख्या है वो 40 लाख हो जाए, 20 से 40 हो जाए, तब क्या होगा, तो जो जातीय विविधता है वो 0.1 हो जाएगी और यह शून्य के अधिक नज़दीक है। 0.1 जो है वो शून्य से ज़्यादा नज़दीक है। तो इस प्रकार से जातीय विविधता में वृद्धि होगी, मतलब शून्य के जितना निकट होगा उतना ही जातीय विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। इसे आप मतलब एक कागज़ पर हल करने की कोशिश करेंगे तो भी हल हो जाएगा। ये गणितीय विधि है, इसके द्वारा हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है या मात्रा कितनी है। इसके बाद हम अगले नंबर पर देखते हैं पारिस्थितिकीय विविधता को। पारिस्थितिकीय विविधता के बारे में, जो कि सबसे अंतिम है और सबसे शीर्ष भाग है उस पिरामिड का। इस चित्र में जो पिरामिड बना हुआ है उसमें आपने 3 स्तर देखे थे, 2 के बारे में हम देख चुके हैं, यानी स्पीशीज के बारे में देख चुके हैं और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी उसको देख चुके हैं। अब बचा है एकदम ऊपर वाला, ये एकदम शिखर वाला बचा हुआ है, ये वाला, इसके बारे में देखना बचा है, तो इसी को देखना है, देख लेते हैं। तो आइए परिभाषा के तौर पर पहले देखते हैं। परिभाषा के तौर पर अगर हम देखेंगे तो पारिस्थितिकी विविधता की जो परिभाषा है वह इस आधार पर निर्धारित की जाती है। देखिए, यह विविधता पारितंत्र के स्तर पर पाई जाती है। यह जो डाइवर्सिटी है यह पारितंत्र स्तर की होती है। अब जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि भारत के अलग अलग पारितंत्रों में, भारत में ही अलग अलग प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि जंगल पाए जाते हैं, रेगिस्तान भी है भारत में, प्रवाल भित्तियाँ भी पाई जाती हैं और एस्चुरी भी मिलती है। जलवायु अलग अलग प्रकार की है, तो जो पारितंत्र है उनका भी विकास अलग अलग प्रकार का हुआ है। अब इनके बीच विविधता का स्तर अलग अलग है, मतलब जो डाइवर्सिटी है वो भी भिन्न भिन्न होती है।
भारत की संपूर्ण पारितंत्रीय विविधता या पारिस्थितिकीय विविधता उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित देशों की तुलना में ज़्यादा है। जो उच्च अक्षांशीय देश हैं वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसके तुलना में जो भारत की जैव विविधता है या बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसमें ज़्यादा विविधता भी है और ज़्यादा संख्या भी है। जो उच्च अक्षांश है वहाँ पर जैव विविधता के कम होने का कारण वहाँ की जलवायु दशाओं का अनुकूल न होना है। जलवायु की जो दशाएं हैं वो अनुकूल नहीं होती हैं, इस वजह से वहाँ जो जैव विविधता है उसका ह्रास होता है, कमी आती है। ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद जो विविधता के 3 प्रकार थे जैव विविधता के, उसको हमने देख लिया है। अब जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं, इसे नापते कैसे हैं, और इसमें जो अल्फा बीटा गामा विविधता के बारे में आपने पीछे सुना था वो क्या होती है, तो इसकी परिभाषा देखनी आवश्यक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैव विविधता का मापन। तो इसमें जातीय समृद्धि को जानना आवश्यक है। जातीय समृद्धि होती क्या है, यह जब हमें मालूम रहेगा तो उसके आधार पर हम मापन करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। जातीय समृद्धि यह एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या कितनी मात्रा में है और उनका पर्यावरण के साथ अनुकूलन कैसा है, इसके आधार पर निर्धारित की जाती है। मतलब जो जातीय समृद्धि है किसी भी जीव जाति की, वह इसी आधार पर फिक्स की जाती है या डिसाइड की जाती है। कैसे, तो एक निर्धारित क्षेत्र में कोई फिक्स एरिया है, वहाँ पर जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनकी संख्या कितनी है और उनका पर्यावरण के साथ अनुकूलन किस प्रकार का है, अच्छा है या खराब है, कम है या ज़्यादा है, इस पर निर्भर करती है जातीय समृद्धि। अब यहाँ पर माप जो है वो 3 प्रकार से की जाती है। जैव विविधता का जो मापन है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो अल्फा विविधता होती है, दूसरी बीटा विविधता होती है और तीसरी गामा विविधता होती है। इस आधार पर मापन किया जाता है। इसके बाद जब हम जातीय समृद्धि को पूरा खत्म कर लेंगे तो हम जातीय बाहुल्य और वर्गीकीय को भी देखेंगे। पहले देखते हैं मापन को। अल्फा विविधता। अल्फा जो है ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, अल्फाबेट है। इसको ऐसे व्यक्त करते हैं जैसे अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है ए, वैसे ही दिखता है अल्फा। और ए के बाद आता है बी, लेकिन अल्फा के बाद आता है बीटा। बीटा को ऐसे दिखाते हैं। और गामा जो है वो डी के स्थान पर होता है। हालांकि ये दिखता है वाई जैसा, वाई के साथ इसकी समतुल्यता होती है, लेकिन अल्फा बीटा के बाद गामा आता है, फिर डेल्टा आता है। तो ये ए बी सी, सी वाले स्थान पर गामा होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब इसे देखिए, तो यहाँ पर अल्फा विविधता जातीय समृद्धि की संकल्पना से ही मिलती जुलती होती है। यह जो विविधता का प्रकार है, यह जातीय समृद्धि की संकल्पना जो हमने पीछे देखी है उसी से मेल खाती है या मिलती जुलती होती है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि एक क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या कितनी है, मतलब एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति की कुल कितनी टोटल मात्रा है, कितनी संख्या है, यह विविधता आनुवांशिक स्तर पर होती है और इसी आधार पर इसे नापते हैं। मतलब जो एक क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या है उसके आधार पर हम इस विविधता का आकलन करते हैं, निर्धारण करते हैं। यह है अल्फा विविधता। अल्फा विविधता को हमने यहाँ देखा और इसका जो स्तर होता है वो आनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है। इस चित्र में आप अल्फा विविधता को देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये जो गोला दिख रहा है ये है अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ अ कम्युनिटी। मतलब किसी कम्युनिटी की अल्फा डाइवर्सिटी किस प्रकार की होती है, तो यहाँ इस छोटे से एरिया में गोले के माध्यम से दर्शाया गया है। इसी प्रकार से हम बीटा और गामा को भी देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। बीटा विविधता यह उस मापन को बताती है जिसमें प्रजातियां पर्यावरणीय अंतरों के बीच परिवर्तित होती हैं। मतलब यहाँ पर पर्यावरणीय अंतर पाए जाते हैं और उसकी वजह से प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है, परिवर्तन होता है। तो यह जो विविधता है मतलब बीटा प्रकार की, यह प्रजातीय स्तर पर होती है। इसका जो स्तर होता है वो आनुवांशिक नहीं होता बल्कि प्रजातीय स्तर होता है। तो स्तर की पहचान हमें रखनी है। पीछे जो अल्फा विविधता थी उसका स्तर आनुवांशिक था, लेकिन यहाँ पर जो बीटा विविधता है इसका स्तर प्रजातीय है। इसी प्रकार से हम गामा को भी देखते हैं। तो गामा विविधता यह समान आवास के स्थानों के बीच में दूरी के साथ जाति के बदलाव की दर, जाति का जो परिवर्तन की दर होती है उसको कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि समान आवास हो, आवास की जो स्थिति है वो एक जैसी है और उसके स्थान में बीच में जो दूरी के साथ जाति में परिवर्तन आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्थान है और वो बड़े दायरे में फैला हुआ है, उसमें कई जीवों का आवास है और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उसी क्षेत्र में बढ़ने पर जो प्रजातियां हैं उनमें परिवर्तन आता जा रहा है। तो इस प्रकार की जो विविधता है ये कहलाती है गामा विविधता और यह सामुदायिक होती है। मतलब इसका जो स्तर होता है वो सामुदायिक स्तर होता है। यह सामुदायिक स्तर पर परिवर्तित होती है या निर्धारित होती है। इसी को हम कहते हैं गामा विविधता और यह सामुदायिक स्तर पर होती है। ये बात हम देख चुके हैं। एक क्षेत्र के अलग अलग पारितंत्रों में मौजूद
संपूर्ण जैव विविधता की माप इसके अंतर्गत की जाती है। जो पूरी जैव विविधता है वो इसी के अंतर्गत लेकर समेट कर देखी जाती है। संपूर्ण जैव विविधता की अगर माप करनी हो तो वो गामा के अंतर्गत हम करते हैं, ये बड़ी बात है। यहाँ तक हमने अल्फा बीटा और गामा को देखा, और अल्फा बीटा गामा को देखने के बाद अब चलते हैं आगे। इसके बाद आप जातीय बाहुल्य को देख लीजिए। जो जातीय बाहुल्य है वो क्या है? स्पीशीज का जो बाहुल्य होता है, बहुतायत होती है, उसको देखना है, एविडेंस को। तो एक क्षेत्र की कुल प्रजातियों का अनुपात, मतलब किसी क्षेत्र में जो कुल प्रजातियों का अनुपात है वो किसी दूसरे क्षेत्र की प्रजातियों के अनुपात की तुलना में कितना ज़्यादा है। एक क्षेत्र की प्रजातियों के अनुपात की तुलना दूसरे क्षेत्र की प्रजातियों से करते हैं और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा है। तो इसी की जो माप होती है ये कहलाती है जातीय बाहुल्य या जातीय बहुलता। इसी को कहते हैं स्पीशीज एविडेंस। ये हुई जातीय बाहुल्य या जातीय बहुलता। इसके बाद जो अगला विषय है वो है वर्गीकीय या जाति वृत्तीय। ये जो दो वैरायटी आपको दिख रही है इसमें प्रजातियों के अलग अलग समूहों के मध्य, मतलब जो प्रजातियों के अलग अलग समूह होते हैं उनके बीच में जो आनुवांशिक संबंध होते हैं उनको इसमें प्रदर्शित किया जाता है। मतलब प्रजातियों के जो आनुवांशिक संबंध है आपस के, उनका प्रदर्शन यहाँ पर होता है और इसी को हम कहते हैं वर्गीकीय या जाति वृत्तीय समानताएं या मापन। यह सब हम जैव विविधता के मापन के अंतर्गत पढ़ रहे थे और इसमें हमने जातीय समृद्धि के बारे में देखा। उसमें हमने अल्फा बीटा गामा टाइप की जो विविधता होती है, मतलब अल्फा विविधता, इसी प्रकार से बीटा और गामा विविधता, इसके बारे में देखा। और उसके बाद हमने जातीय बाहुल्य को देखा। जातीय बाहुल्य को देखने के बाद अब वर्गीकीय को देख रहे हैं, जिसे कि हम जाति वृत्तीय के तौर पर भी देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो जैव विविधता की प्रवणता है उसको भी आइए देख लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो ग्रेडियंट है यानी प्रवणता है, ये किस चीज़ की है? तो बायोडाइवर्सिटी की है, यानी जैव विविधता की है। अब इसमें होता क्या है? तो अक्षांशों में प्रायः जो अक्षांश होते हैं उसमें प्रायः उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बढ़ने पर, मतलब उच्च अक्षांश का मतलब क्या? जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोलार्धों में बटी हुई है, हमने ही बांटी है। अब ये जो गोलार्ध है इनमें हमने अक्षांश रेखाएं विभाजित कर रखी है। जो विषुवत रेखा है वहाँ 0 डिग्री अक्षांश है और इसके बाद ये जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ता है इसके मान में वृद्धि होती है और एकदम ध्रुव पर जाने पर इसका मान 90 अंश हो जाता है। चाहे ऊपर की ओर बढ़े या नीचे की ओर बढ़े, मतलब उत्तर में बढ़े या दक्षिण में बढ़े, बात वही है। दोनों ही स्थितियों में नॉर्थ और साउथ का अंतर होता है, नहीं तो जो कोणीय मान है वो अक्षांश के रूप में ऐसे ही दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या है? कोण का मान नीचे से ऊपर जाने की ओर जाने पर बढ़ता है। मतलब नीचे वाले जो कोणीय मान है यानी अक्षांश रेखाएं हैं उनको हम निम्न अक्षांश कहते हैं और जो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र हैं उन्हें उच्च अक्षांश कहते हैं। उसी के बारे में यहाँ कहा गया है, तो इसे देख लीजिए। देखिए, अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। पर्वत के जो इलाके होते हैं उनमें क्या होता है? पर्वत में एक ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। यहाँ आप ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए ये पहाड़ है और ये उसका गिरिपथ क्षेत्र है, मतलब तराई वाला क्षेत्र है। तो ये ऊंचाई वाले इलाके से नीचे की ओर आने पर, अभी हमने इससे पहले क्या देखा? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने पर, मतलब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलने पर और पहाड़ों की ऊंचाई से ढलान की ओर, तराई की ओर नीचे उतरने पर क्या होता है? तो प्रजातियों की संख्या और उनकी विविधता का जो प्रतिशत है वो बढ़ने लगता है। मतलब जैव विविधता बढ़ने लगती है, इसमें वृद्धि होने लगती है। विषुवत रेखा के आसपास जो जैव विविधता है वो ज़्यादा होती है और जो उच्च अक्षांश होते हैं वहाँ जैव विविधता कम होती जाती है और अंत में नगण्य हो जाती है। वैसे ही पहाड़ों की ऊंचाई भी होती है। पहाड़ियों का जो तराई क्षेत्र होता है, गिरिपथ क्षेत्र होता है, वहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा घनत्व वाली होती है, सर्वाधिक होती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे, शिखर की ओर बढ़ेंगे, इसमें ह्रास होता है, कमी आती है। तो यहाँ कहा क्या है कि यह जो अंतर होता है, मतलब ऊपर से नीचे वाला या उच्च से निम्न अक्षांश की ओर वाला, यह जो बीच का अंतर है इसी को जैव विविधता की प्रवणता कहा जाता है। यह जैव विविधता की प्रवणता के नाम से जाना जाता है। यह बीच का जो डिफरेंस हम लोग निकालते हैं यह होता है ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि आप चींटियों का उदाहरण ले लीजिए। चींटियों की जो प्रजातियों की संख्या है, अगर विषुवत रेखीय वर्षा वन के क्षेत्र में देखा जाए तो एक निश्चित क्षेत्र में यह 200 के आसपास, मान लीजिए, मतलब 200 से ज़्यादा ही होंगी, लेकिन मान लीजिए कि 200 है। और उच्च अक्षांशों में क्या होगा? इनकी संख्या घटकर सिर्फ 10 रह जाएगी या 10 से भी कम रह जाएगी। और हो सकता है एकदम जो सर्वोच्च अक्षांशीय क्षेत्र है वहाँ पहुँच जाए तो ये जो संख्या है ये एकदम शून्य हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जिस प्राणी की संख्या तलहटी क्षेत्र में, मतलब तराई वाले इलाके में या जो विषुवत रेखा के पास वाले क्षेत्र थे वहाँ पर मैक्सिमम थी, हजारों के आसपास थी, वह जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए या फिर जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे कम होती गई और एकदम से जब जो चरम अवस्था थी यानी शिखर था वहाँ पहुँचते ही, चाहे वो ध्रुवों का शिखर हो या पर्वत का शिखर हो,
वहाँ पहुँचते पहुँचते वह नगण्य हो गई। तो यह जो बीच का अंतर है यह प्रवणता कहलाता है, और इसी प्रवणता को हमने यहाँ पर थोड़ा समझा, अक्षांश के माध्यम से भी और ऊंचाई के माध्यम से भी। अब चलते हैं आगे और ये देखेंगे कि जैव विविधता में जो कमी आ रही है, ह्रास हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो नष्ट हो रही है। तो देखिए, प्रजातियों का जो विलोपन होता है, प्रजातियों के नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है, यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब नया ही कुछ ऐसा हो रहा है, जैव विविधता खत्म हो रही है। ये काफ़ी समय पहले से हो रहा है, और बल्कि मानव के उद्भव से पहले भी जातियों का विलोपन होता था। मतलब जातियां विलुप्त होती थी, उनकी जगह पे नई प्रजातियां विकसित होती थी। पृथ्वी पर 5 बार जातियों के व्यापक विलोपन की घटना हो चुकी है। मतलब बड़े पैमाने पर कोई जाति जो है वो समूल नष्ट हो चुकी है, और वर्तमान में यह 6वां विलोपन जो है इस समय चल रहा है। इससे पहले जो हमारी पृथ्वी है उसने 5 विलोपन देख लिए हैं। प्रजातियों के मामले में 5 बड़े विलोपन की घटनाओं को देखा है, और अभी जो ये दौर चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, इस समय 6वें विलोपन का दौर है। बहुत सारी जीव प्रजातियां इस दौर में विलुप्त हो जाएंगी, ऐसा दिखाई देता है। तो प्रकृति खुद भी विलोपन करती है, प्रजातियों को नष्ट करने का काम प्रकृति स्वयं भी करती है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि ये प्रकृति के अनुकूल नहीं होते। जो जीव जातियां नष्ट होती हैं वो प्रकृति के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाती, उसके अनुकूल नहीं होती, इस वजह से वो समाप्त हो जाती हैं, और उनके स्थान पर वो प्रजातियां विकसित होती हैं जो उस वातावरण में जीने के लिए और पर्यावरण के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, ज़्यादा अनुकूल होती हैं। तो ये 6वां दौर चल रहा है। 5 दौर जो है वो हमारी धरती देख चुकी है, यह हमने यहाँ पर सीखा। और जो 6वां विलोपन है जो इस समय चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अपने पूर्व के विलोपनों से ये अलग है। ये जो 5 विलोपन हमने इससे पहले देख लिए, या हमारी पृथ्वी ने देख लिए, हमारा तो जीवन काल तब नहीं रहा होगा, ये काफ़ी पहले की बात है। तो उससे यह जो 6वां विलोपन है यह काफ़ी अलग है, जिसको कि हम लोग देख रहे हैं, इसके हम लोग गवाह हैं। इस 6वें जीव जाति के विलोपन के दौर के हम सभी जो है विटनेस हैं, गवाह हैं, और हम देख रहे हैं कि इसकी दर बहुत तेज है, यह बहुत तेज़ी से हो रहा है। इससे पहले जो 5 विलोपन हुए हैं उनमें इतनी रफ्तार नहीं थी, लेकिन जो यह विलोपन की घटना है जिससे कि प्रजातियां तेज़ी से गायब हो रही हैं, यह बहुत तेज गति से हो रही है, रफ्तार में हो रही है। और आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो 100 से लेकर 1000 गुना इसकी तीव्रता बढ़ गई है। आप सोच लीजिए, 2 गुना तीव्रता ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसी चीज़ का हम 2 गुना कर देते हैं तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ 100 से लेकर 1000 गुना तक ये तेज गति से हो रही है। मतलब बहुत तेज़ी से प्रजातियाँ गायब होती जा रही हैं, और यह काफ़ी चिंताजनक बात है। और जो पारिस्थितिकीविद हैं, मतलब पारिस्थितिकी के जानकार हैं, पर्यावरण के जो ज्ञाता लोग हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसी दर से विलोपन चलता रहा, मतलब प्रजातियां एक के बाद एक गायब होती रही, तो अगले 100 साल में जो पूरी संपूर्ण पृथ्वी है, यहाँ सिर्फ अपने देश की बात नहीं की जा रही है, जो समूची पृथ्वी है उसकी आधे से अधिक प्रजातियां गायब हो जाएंगी। मतलब जिस रफ्तार में विलोपन चल रहा है उसकी बात की जाए तो 100 से 1000 गुना रफ्तार है। तो आप सोच लीजिए कितनी तेज़ी से प्रजातियां गायब हो रही हैं, मर रही हैं। और ऐसी ही रफ्तार अगर रहेगी तो जो पारिस्थितिकीविद कहे हैं वो झूठ नहीं है कि अगले 100 साल में, और 100 क्या, ये जो अंतर है और जो स्थिति है ये 50 साल में ही स्पष्ट हो जाएगी कि पृथ्वी पर आधे से ज़्यादा प्रजातियां गायब हो जाएंगी। उनके विलोपन का संकट अभी मंडरा रहा है और वो दिखेंगे नहीं। फिर जो जैव विविधता का ह्रास होता है, जैव विविधता में जो गिरावट आती है या कमी आती है, उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो प्रकृति स्वयं होती है, प्रकृति खुद भी बदलाव ले आती है। तो प्रकृति का जो बदलाव होता है वो उसके अनुकूल होता है, उपयुक्त होता है। प्रकृति कभी भी कुछ बुरा नहीं करती, वो हमेशा समायोजन का प्रयास करती है, संतुलन बैठाने की कोशिश करती है। उसका जो तत्कालिक प्रभाव है वो लोगों को बुरा लग सकता है, मतलब तत्काल में जो उसका नतीजा सामने आता है तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा विनाश हो गया या बहुत बड़ा उलटफेर हो गया, लेकिन उसके जो पीछे दीर्घकालिक परिणाम होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, या मानव हित में या जीवों के हित में होते हैं। तो प्रकृति द्वारा जो जैव विविधता का ह्रास किया जाता है वह उतना नुकसानदेह और विनाशकारी नहीं होता, और उसकी रफ्तार भी उतनी नहीं होती। हमने देखा कि 5 चरण जो है वो बीत चुके हैं, 5 बार ये विलोपन की घटना हो चुकी है। और जो पिछले 5 बार थे, मतलब 5 बार जो ऐसा हुआ उसमें प्रकृति का हाथ ज़्यादा था। लेकिन ये जो 6वां प्रकार है, मतलब 6वीं एक तरह से 6वां दौर है, या ये कह लीजिए कि चक्र कहना इसे ज़्यादा सही रहेगा। तो ये जो 6वां चक्र है इसमें मनुष्य का योगदान है, और इसीलिए इसकी रफ्तार आपने देखी कि बहुत ज़्यादा है, 100 से लेके 1000 गुना ये बढ़ गई है। तो यहाँ जब मनुष्य का योगदान इसमें बढ़ता है या हस्तक्षेप बढ़ता है तो जैव विविधता का ह्रास जो है, विलोपन, वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो 2 कारण यहाँ पर है, एक तो प्रकृति का है और दूसरा मानवीय है। अब जो मानवीय गतिविधियाँ हैं
उन्होंने जैव क्षरण की इस दर को चिंतनीय बना दिया है। वही बात है, रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये चिंता का विषय है। अब जैव विविधता के ह्रास के कई कारण हो सकते हैं। यह जो कमी आ रही है इसके पीछे कई रीज़न है, कई कारण हैं। कौन कौन से कारण है तो आइए देख लेते हैं। पहला जो कारण है वो तो है आवास की क्षति, यानी आवास का विनाश या विखंडन। यह जो कारण है यह काफ़ी मायने रखता है और किसी भी जीव जाति का या किसी वनस्पति का अगर आवास नष्ट होता है तो वह समूल नष्ट हो जाएगी, इसका संकट उसके सामने खड़ा हो जाता है। यह पौधों और इसके अलावा जंतुओं के विलोपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है और सबसे प्रमुख कारण भी है। भूमि प्रतिरूप में परिवर्तन आता है, मतलब जमीन का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वह बदलता है, या औद्योगिक क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जमीन पर कई प्रकार की जो दृश्य भूमियाँ हैं, दृश्य भूमियों का मतलब क्या है, जो लैंडस्केप है, वह काफ़ी बड़े पैमाने पर बदलने लगते हैं, मतलब उनमें आमूल चूल परिवर्तन होने लगता है। और यह जो परिवर्तन है यह वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके प्राकृतिक आवास को उजाड़ कर रख देता है, उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने का काम करता है और इस वजह से वो वहाँ से उजड़ जाते हैं। मनुष्य अपने हितों के लिए, अपने लाभ के लिए वहाँ पर जो अपनी गतिविधियाँ हैं उनको शुरू कर देता है और मानव की जो गतिविधियाँ होती हैं वो अन्य जीवों का घर छीन लेती हैं। इस प्रकार से आवास उजड़ते हैं और आवास जब एक बार उजड़ते हैं तो जो जीव जाती है वो वहाँ से बेघर हो जाती है और बेघर होने के बाद इधर उधर भटकती है और शिकार बन जाती है या मारी जाती है। इस प्रकार से उसका विलोपन हो जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत बार जंगली जानवर जो हैं वो मानव बस्तियों में घुस जाते हैं, अतिक्रमण करने लगते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? जंगल में उनके रहने के लिए जो आवास था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, या उनके भोजन पानी की अनुकूल व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर जब कोई कमी हुई है तभी तो वो बाहर आए हैं। अगर उनकी कोई मजबूरी ना हो तो वो मानव बस्तियों की ओर रुख क्यों करेंगे? और वो जब जंगली जीव बेचारे उनका आवास उजड़ता है और वो बस्तियों में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर उन्हें मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो वन विभाग के हत्थे चढ़ पाते हैं और वापस जंगल में छोड़े जाते हैं। और हिंसक पशु होते हैं तो वो आक्रमण भी इंसानों पर कर देते हैं, तो इंसान अपनी प्रतिरक्षा में भी मार डालता है। तो इस प्रकार से इनका विनाश होता है और ये काफ़ी दुखद घटना है, मतलब काफ़ी दुखदायी है। जैसे असम में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, वहाँ पर जब बाढ़ आती है, बाढ़ आना वहाँ कोई नई बात नहीं है, बाढ़ वहाँ के लिए जीवनदायी भी है, वहाँ की मिट्टी को फिर से रिचार्ज करती है और वहाँ की जो गंदगी है उसको साफ करने का काम करती है। बाढ़ वहाँ के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वहाँ बाढ़ आ जाती है, ब्रह्मपुत्र का पूरा पानी घेर लेता है उस जगह को, तो वहाँ के जो हाथी और गैंडे हैं, वहाँ हाथी भी रहते हैं, तो हाथी और गैंडे वो अपनी जान बचाने के लिए जो उच्च भूमि क्षेत्र है वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर ऐसी उच्च भूमियाँ बनाई भी गई हैं, मतलब कृत्रिम रूप से ऐसे क्षेत्र वहाँ बनाए गए हैं काजीरंगा में या ऐसे जहाँ भी बाढ़ग्रस्त नेशनल पार्क वगैरह हैं कि जानवर वहाँ टीलों पर चढ़कर अपना जीवन यापन कर सकें और जो निचला हिस्सा है, तराई क्षेत्र है या गड्ढे हैं, वहाँ से दूर रहें ताकि वो बाढ़ के पानी से बचे रहें। तो वो जो उच्च भूमियाँ हैं उनका खनन उद्योग ने विनाश कर दिया है। वो खनन उद्योग की भेंट चढ़ गई है, खोद खोद के उनको नीचा कर दिया गया है, वो ख़त्म हो गई है पूरी तरह से। तो इनकी मजबूरी हो जाती है, ये बाहर सड़कों पर निकल पड़ते हैं, मतलब पार्क से बाहर आकर सड़कों की ओर रुख कर लेते हैं और अक्सर रोड एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, या आपने सुना होगा कि रेल की पटरियों पर हाथी मारे गए। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। यह सब इसी का परिणाम है, आवास के उजड़ने का। जो इनका मूल आवास था वहाँ पर कुछ ऐसी दशाएं उत्पन्न हुई जैसे कि रहना उनके लिए उपयुक्त नहीं रह गया, वहाँ अगर रहेंगे तो भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो ऐसे में ये बाहर की ओर पलायन करते हैं और बाहर जाते हैं तो और बुरी स्थिति होती है, बाहर इनकी बेरहमी से मृत्यु हो जाती है। ये सब बातें हैं। तो यहाँ जो आवास का विनाश है ये बड़ा कारण है किसी भी जैव विविधता के समाप्त होने का। अब देखिए, इसमें अनेक जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास जिनके वातावरण के वे अनुकूलित हो गए थे वे उनसे छिन गए और इस प्रकार से वे विलुप्त होने के कगार पे आ जाते हैं, मतलब इनका विलोपन प्रारंभ हो जाता है और जल्दी ही ये गायब हो जाते हैं। ये हमने देखा। और असम में जो बाढ़ आती है, काजीरंगा में जो बाढ़ की स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। हर साल वहाँ की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। आगे देखिए, इसके बाद वाला जो कारण है जैव विविधता के ह्रास का वो है अतिदोहन। अतिदोहन की जो क्रिया होती है इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर विनाश होता है, हालांकि आवास के विनाश की तुलना में ये थोड़ी कम है। अब 20वीं शताब्दी में ही मानव की जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि हुई। जो 20वीं शताब्दी का समय था, ये 21वीं सदी चल रही है, इससे पहली वाली जो सदी है उसी में मनुष्य की जनसंख्या में बहुत तेज वृद्धि हुई, बहुत तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। और जब बढ़ोतरी ज़्यादा होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो उनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, उनकी जो मांग है वो भी बढ़ेगी। और जो मांग है उसमें कितनी वृद्धि हुई? तो 18 गुना। जो पहले वाली उनकी डिमांड थी, जो उनकी आवश्यकताएं थी, उसकी तुलना में 18 गुना ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ गई। अब आप सोचिए, जब 18 गुना ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ जाएंगी
तो मानव जाति को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी ज़रूरतें हैं वो तो प्रकृति पर ही निर्भर है, मतलब प्रकृति ही उनको पूरा करती है। और जब वही बढ़ जाएंगी तो प्रकृति का जो शोषण है वो शुरू हो जाएगा। और इन्हीं बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए अवैज्ञानिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों और जीव जंतुओं का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया, और यह इनकी क्षति का कारण बन गया। हालांकि अब उस पर थोड़ी लगाम लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ मात्रा में लगी है, और इस वजह से थोड़ा नियंत्रण आया है। लेकिन इस समय, ये जो 20वीं सदी का समय था, इस समय बड़े पैमाने पर अंधाधुंध इनका इस्तेमाल किया गया, दोहन किया गया। ये बातें हैं। और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है, जिसमें से कि एक और कारण है विदेशी जातियों का आक्रमण। जैसे किसी स्थान पर कोई मूल जाति रह रही है और वहाँ पर कोई बाहरी जाति आकर हमला कर देती है, उसका आक्रमण हो जाता है, तो ऐसे में दोनों के बीच संघर्ष होता है, और जो विजेता होता है वही वहाँ रह पाता है, और जो हारता है उसको या तो मरना पड़ता है या वो जगह छोड़नी पड़ती है, दोनों में से कोई एक होता है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। विदेशी जातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं या खुद ही आ जाती हैं, तो वहाँ की जो स्थानिक जातियां हैं उनके साथ इनका संघर्ष होता है। जो वहाँ की स्थानिक प्रजातियां हैं, मूल निवासी हैं, उनके साथ इनका संघर्ष होता है। कभी कभी ये जो विदेशी जातियां हैं ये भोजन की खोज में या किसी और कारणवश खुद भी आ जाती हैं, या कभी कभी मनुष्य भी पहुँचा देता है, मतलब मनुष्य भी इन्हें ले जाकर वहाँ पहुँचा देता है, और इस प्रकार से इनमें वृद्धि होती है तेज रफ्तार में, और ये दूसरी प्रजाति को खाना शुरू कर देती हैं जो वहाँ की मूल निवासी होती है। अब इसके बाद जो वहाँ की स्थानीय प्रजाति थी उसकी विलुप्ति का ये कारण बन जाती है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर गाजर घास को ले लीजिए। गाजर घास, जिसे कि पार्थेनियम कहा जाता है, ये सब खरपतवार है, घासें हैं, खरपतवार हैं, और यह जो देशज जाति के पौधे हैं इनके लिए खतरा बन जाते हैं। इसको अमेरिकन घास भी कहते हैं। आजकल देखेंगे तो जो खाली भूमि क्षेत्र होते हैं उनमें बड़े पैमाने पर ये उगते हैं, इनका विस्तार है, और जहाँ ये उगते हैं वहाँ किसी और पौधे या पेड़ को पनपने नहीं देते। तो स्थानीय जो घास की और छोटी छोटी वनस्पतियों की प्रजातियाँ थीं वो नष्ट होने लगीं, और उसकी जगह ये अमेरिकन घास ये बड़े पैमाने पर फैल जाती है। इसके अलावा हाइसिंथ भी है। इसी तरह से नील नदी में मछली की अगर बात करें तो नाइल पर्च, नील नदी की मछली है, इसको नाइल पर्च कहा जाता है, यह विक्टोरिया झील में डाल दी गई। और उसके बाद क्या हुआ, इसकी तादाद इतनी तेजी से बढ़ी, मतलब ये जो नाइल पर्च है यह इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि झील में पहले से मौजूद जो सिचलिड मछलियाँ थीं, यह भी मछलियों की एक प्रजाति है, यह गायब हो गई। मतलब इनकी जो प्रजातियाँ हैं वो तेजी से विलुप्त हो गई, क्योंकि ये जो नई वाली मछली थी इसने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाया और ये उन मछलियों को खाना शुरू कर दी, समाप्त करना शुरू कर दी, और इस प्रकार से इनका विनाश होने लगा। इस प्रकार की घटना से भी जैव विविधता संकट में पड़ जाती है, यह भी एक असर है। इसके बाद जो अगली घटना होती है जिसकी वजह से जैव विविधता पर अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है या ह्रास होता है उसका, वह है सहविलुप्तता। तो सहविलुप्तता क्या है, आइए देख लेते हैं। कई जातियां एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। आपने देखा है कि जो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल होता है उसमें जो उपभोक्ता और उत्पादकों की अलग अलग श्रेणी है वह एक दूसरे से जुड़ी होती है, तभी खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, और जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं तब बनता है खाद्य जाल। अब जब ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो इनमें से अगर बीच से कोई भी एक निकाल लिया जाएगा, मतलब कोई भी एक प्राणी या कोई जाति समाप्त हो जाए, तो पूरा जो बायोम है वो बिगड़ जाएगा, उस पर संकट मंडराने लगेगा। हालांकि अगर बड़ा जटिल खाद्य जाल है, मतलब खाद्य जाल की जो संरचना है वो जटिल है, एक में एक उलझी हुई बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, तो वो नष्ट तो नहीं होगा। खाद्य जाल की जटिलता उसको स्थायित्व देती है। कहने का मतलब ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही आता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जितना ज़्यादा जटिल होगा, जितनी ज़्यादा प्रजातियों का उसमें आपस में अंतरक्रिया होती रहेगी, आपस में संबंध होगा, उतना ही उसमें स्थायित्व होगा, उतना ही वो स्थिर होगा, क्योंकि एक की ज़रूरत दूसरा पूरी कर देगा। मतलब मान लीजिए कोई एक प्रजाति हटी तो उसकी कमी दूसरा पूरा कर दिया। लेकिन हर खाद्य श्रृंखला और हर खाद्य जाल और हर प्रकार का बायोम ऐसा नहीं होता। बहुत से बायोम ऐसे होते हैं जो कि इतने सघन नहीं होते, तो वहाँ किसी एक प्रजाति पर ज़्यादा निर्भरता होती है, और ऐसे में अगर वही नष्ट हो गई तो उस पर निर्भर रहने वाले जितने जीव हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। ये बात यहाँ पर सामने आती है, इसे आप देख सकते हैं। यह होती है सहविलुप्तता। यह जो घटना है इसी को कहते हैं सहविलुप्तता, मतलब साथ में विलुप्त हो जाना। एक जाति नष्ट हुई और उसके पीछे जो उस पर निर्भर रहने वाली जातियां थी वो भी समाप्त हो गई। कई जीव जातियां एक दूसरे के ऊपर अपने भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए निर्भर होती हैं। इनमें से जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर निर्भर रहने वाली दूसरी जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। और परजीवियों के साथ यही संकट होता है, जितने भी परजीवी होते हैं। अब इसमें ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हम मनुष्य भी परजीवी हैं, हम भी तो दूसरों को खाते हैं,
दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। परजीवी दो तरह के होते हैं, एक तो दूसरों का भोजन करने वाले, मतलब दूसरों का सेवन करके अपने पोषित होने वाले, और दूसरे होते हैं जो दूसरों के शरीर में निवास करते हैं, मतलब किसी और जीव के शरीर में निवास करके उसके ऊपर आश्रित रहते हैं। दो प्रकार के परजीवी होते हैं। तो हम लोग पहले प्रकार के परजीवी हैं जो कि दूसरी चीज़ों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम में भी सहविलुप्तता की घटना हो सकती है अगर हम जिन चीज़ों पर आश्रित हैं वो नष्ट हो जाएं तो इस प्रकार के जो परजीवी हैं उनके विलोपन का खतरा भी सामने आ जाता है। ये कुछ घटनाएं थी जिनकी वजह से जैव विविधता पर नुकसान पहुंचता है, कमी आती है। इसके अलावा और भी अनेकों कारण हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बाढ़, भूकंप, भूस्खलन की जो घटना होती है उसमें भी, और अलग अलग तरह की जो महामारियां होती हैं उनसे जो जैव विविधता है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। जैसे आपने जंगली गधे के बारे में देखा था, एक वायरस के फैलने की वजह से वो एक बड़े इलाके में मध्य एशियाई क्षेत्रों तक फैला हुआ था, लेकिन उसका एक झटके में विनाश हो गया और अभी वो सिर्फ गुजरात तक सीमित हो गया, मतलब कच्छ के रण तक ही सीमित हो गया, नहीं तो उसकी आबादी एक बड़े दायरे में फैली हुई थी। तो वायरस की वजह से भी इनका विनाश होता है। मतलब जो बीमारियां हैं, सिर्फ वायरस ही नहीं, जीवाणु जनित रोग भी हो सकते हैं, कवक जनित भी रोग हो सकते हैं, मतलब इनसे भी इनका नाश हो सकता है। और प्रदूषण तो है ही है, ये मानव जनित गतिविधि है। इसके अलावा आर्द्र भूमियों का भरना, आर्द्र भूमियों का नष्ट होना इसके पीछे कारण बन सकता है, क्योंकि आर्द्र भूमियाँ भी एक बड़े पैमाने पर जो जैव विविधता है उसको ठिकाना देती हैं, रहने का स्थान उपलब्ध कराती हैं। और मानवीय अधिवास और कृषि का जो विस्तार हो रहा है यह भी इनके विनाश का कारण है, इसकी वजह से भी ये नष्ट होते हैं। तो यह सब जो प्रजातियों की विलुप्ति है यह मानव जनित कारणों से ज़्यादा होती है, और जो प्रकृति जनित कारण है वह इसके पीछे कम उत्तरदायी है। हालांकि जब प्रकृति किसी चीज़ को बिगाड़ने पर तुल जाती है तो वह बड़े पैमाने पर बिगाड़ भी देती है, लेकिन उस बिगाड़ने के पीछे कुछ अच्छा छिपा होता है, कुछ अच्छाई होती है। मनुष्य जब बिगाड़ता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ होता है, सिर्फ स्वार्थ होता है, और इस स्वार्थ से हमें थोड़ा दूर हटना होगा, नहीं तो इसका जो नतीजा है वह देर न सवेर हमें भोगना पड़ेगा, और अगले 50 वर्षों में ही उसकी झलक हमें दिखने लगेगी। और इन 50 वर्षों में कोई मरने वाला नहीं है, मतलब 50-40 वर्ष का जो समय है इसमें हम में से कोई भी मरेगा नहीं। अकाल मृत्यु किसी की हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे किसी की मृत्यु नहीं होने वाली है। मनुष्य की जो औसत आयु या जीवन प्रत्याशा होती है वो अच्छी खासी होती है। तो इस पूरे साल में, मतलब इस पूरे समय अवधि में हम लोग देखेंगे कि जलवायु में कितने बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहे हैं, और यह जो जैव विविधता है यह कितनी तेजी से सिकुड़ रही है, और इसके सिकुड़ने का जो नतीजा है वह कितना विनाशकारी हो सकता है, यह सब कुछ हमें दिखने वाला है। तो इसलिए हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए। तो हमने इस अध्याय में या इस वीडियो लेक्चर में जैव विविधता के बारे में देखा, उससे पहले कुछ जीवों पर चर्चा की। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। मतलब ये नष्ट तो हो रही है, ये बात तो बहुत हो गई, हमने बार बार इस चीज़ को कहा है, लेकिन इसे बचाया कैसे जा सके और सरकारें इसको बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही हैं, इसको जरा देखेंगे। हालांकि इसकी जो संक्षिप्त चर्चा है वो पहले ही PDF के जरिए हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसे चित्रों के माध्यम से और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।